मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। हमेशा दाएं तरफ होती है, आज सबीन बाएं तरफ है। समटाइम्स हो जाता है, चेंज इज ऑलवेज गुड ना, कभी नॉट कभी ऑलवेज। कभी हाँ, कभी कभी इट्स फाइन बट नॉट ऑलवेज। अच्छा, मुझे सुबह सुबह आके बताया गया कि आप इस तरफ आ जाएं, आप उस तरफ आ जाएं। मुझे तो एक दिन पहले मुझे पूरा माइंड बनाना पड़ता है। ओके, है ना, उसके लिए माइंड होना भी चाहिए। आपने तो वो था ना, इसी वजह से मैं इधर हो गई। ओके, उसी टाइम माइंड ने काम किया ना, क्विक। कभी कभी काम करता है दिमाग, कभी 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 इस्तेमाल करने का दिल करता है और कभी कभी इस्तेमाल हो जाता है। तो मुझे लगता है इंसानी दिमाग जो है ना, वो अल्लाह ने कैपेसिटी सबको दी हुई होती है। इट्स लाइक कि हम चूज करते हैं कि हमने कहाँ पर इस्तेमाल करना है और कहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना। तो आज आपने ये कहा कि मुझे इस्तेमाल करना है। हाँ, आज मैंने सोचा कि इस काम के लिए फिलहाल मुझे इस्तेमाल करना। नहीं, मैं ज़्यादा आपको तंग नहीं करता कि आप कहें जी मुझे आज दाएं के बजाय बाएं खड़ा पड़ा, आप घूम के आए उधर बैठ जाएं। हाँ, ये वैसे आप करें। मसले के हल की तरफ जाना There is चाहिए। always a solution। मैनेज करना चाहिए ना सिचुएशन को। बिल्कुल ऐसा ही है, और हो जाता है और मैनेज आराम जिंदगी में से। सब कुछ आपको नहीं भी मिलता आपको दाएं स्पॉट मिल तो जाता है, गया। और कभी अगर मुझे ना भी मिलता तो आई थिंक मैं तो ठीक होती। हाँ, आई वुड हैव बीन ओके विद दैट। ओके, आज सबीन बहुत ही इख्तिसार से काम लिया। मतलब मुझे ऐसे महसूस हो रहा है। हाँ, इट्स ओके, इट्स फाइन। चलें It's fine. सवाल की तरफ आ जाऊं। माफ कर दे मुझे। नहीं, आज तो जवाब पता है आपको, अच्छा, चलिए बताएं। क्योंकि मैंने पर्चा आउट कर दिया था ना, तो सबीन बताएं। को ऑलरेडी जवाब पता है। मैं सवाल सबीन से करूंगा ही नहीं, बिकॉज़ आई नो कि उसको जवाब पता है, और जब मुझे मालूम है कि उसको पता है अच्छा, तो मैं आप नहीं ऑडियंस से पूछूंगा करें। उससे। सो ऑडियंस से ऑडियंस सवाल से है। करें। सवाल सादा ये, जिसको मुझे पता है तर्जुमानी सबीन कर देंगी इसकी। बताएं। सवाल ये है कि दीवारे चीन, जिससे ऑलमोस्ट पूरी दुनिया ही जानती है दीवारे चीन से मुताल्लिक, उसकी हिस्ट्री से मुताल्लिक भी काफ़ी ज़्यादा जानते हैं। कोई चाइना जाए तो उसकी ख्वाहिश कोशिश होती है कि वहाँ पे जाए, ज़रूर उसको विजिट करे, पिक्चर्स ले। बट दीवारे सिंध, इससे मुताल्लिक बहुत कम लोग जानते हैं। जिन्होंने विजिट किया है वो जानते हैं, जिन्होंने कोई वीडियो देख लिया वो जानते हैं, पढ़ तो जानते हैं, बट स्टिल बहुत कम लोग जानते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में तो फिर कुछ लोग जानते हैं, सिंध में रहने वाले कुछ लोग जानते हैं, बट इंटरनेशनली उसकी अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूँ तो इंटरनेशनल लोगों को इतना नहीं पता, चूंकि हमने उसको इतना ज़्यादा शोकेस नहीं किया। तो सबीन से मेरा क्वेश्चन है, तो क्या आप सिंध गई हुई है या नहीं गई हुई? मैं कभी गई नहीं हूँ, बट एवरीबडी नोज। नॉट एवरीबडी नोज, मोस्ट ऑफ द पीपल नो। अभी सभी को मैं देता हूँ कैमरा और माइक, रखूंगा जाके बाहर ना, जाके पूछ के 10 लोगों से, तो एक ने भी कह दिया ना। चले, सिंध वालों को, बाकी को ना पता, सिंध वालों को तो पता ही होगा। नहीं, मैं कई साल सिंध में रहा हूँ और मुझे भी बहुत अच्छा, आपको नहीं पता था? रनीकोट की हम बात कर रहे हैं, बेसिकली रनीकोट। और बेसिकली ये दुनिया का सबसे बड़ा किला जो है को माना जाता है, एंड ऑब्वियसली इसकी एक अपनी सिग्निफिकेंस है। Yes. और हिस्टोरिकल प्लेसेस की हम बात कर रहे होते हैं तो ये एक मस्ट विजिट होता है। मैं कभी नहीं हूँ, बट ऑब्वियसली जो इमेजेस वगैरह देखे और उस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो मतलब आई वुड लव टू विजिट। अच्छा, ये सिंध में कहाँ पर है? मुझे क्या पता कहाँ पे है। सिंध में नहीं है? सिंध में ही है। हाँ, तो फिर मैं यही तो कह रही हूँ ना, मुझे नहीं पता, मैं नहीं गई कभी। अच्छा, मुझे मौका मिला 2 बार जाने का, तभी नो डाउट बड़ी खूबसूरत, बड़ी प्यारी जगह है। तो वन मस्ट गो अगर आपका उस तरफ ट्रैवल हो रहा है तो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बाय रोड आ रहे हैं टुवर्ड्स कराची, तो फिर आपको रास्ते में जामशोर के करीब सन का इलाका है, जहाँ से इसका कह सकते हैं एक्सेस पॉइंट है। ये तो 4 एक्सेस पॉइंट्स हैं इसमें। एक सन की तरफ से जो रास्ता है उसे दीवार सन भी कहते हैं, उस तरफ से आप दीवार सन के बजाय आप दरवाज़ा कह लें उसको, कि वो दरवाज़ा उसकी एंट्री पॉइंट है। इस तरह उसके और दरवाजे में 3 रास्ते भी हैं। अच्छा, अब इसमें 2 किले हैं छोटे छोटे ना, एक है मिरी फोर्ट और एक है शेरगढ़। तो इस किले में जो नीचे वाला हिस्सा है, जो वहाँ पे किला है, वो है मिरी फोर्ट, और जो ऊपर की तरफ वो है शेरगढ़। अच्छा, इस कई जगह से दीवार टूट फूट का भी शिकार हुई है, बट कुछ जगह से बड़ी ज़बरदस्त उसकी दीवार है। अच्छा, बीच में कुछ स्पॉट्स ऐसे हैं सबीन के, अगर आप वहाँ पे खड़े हों तो ऐसे कंस्ट्रक्ट हुई हुई है कि हवा बहुत तेज़ी से वहाँ से गुजरती महसूस होती है, क्योंकि वो सारी फील होती है, बिकॉज हर तरफ से हवा आती है, क्रॉस होती है, और बाकायदा फील होता है कि अच्छा हवा का झोंका है। एब्सोल्युटली। प्लस वहाँ पर एक नदी सी बह रही है, और सभी उस नदी में जो मछलियाँ हैं वो खास किस्म की मछलियाँ हैं। अगर आप उस पानी में जाएं, कुछ देर बैठे हैं, तो आपके फॉर एग्जाम्पल बेयर फुट आप बैठे हुए हैं, तो जो स्पेशल मछली नहीं होती जो आजकल एक्वेरियम्स में भी आई है, जो कि आपकी डेड स्किन को रिमूव करती है, यस, वो डेड को जो रिमूव करती है, वो मछलियाँ वहाँ पर। अच्छा, तो मतलब लोग फिर पाँव उस नदी में डाल के बैठ जाते होंगे, एंड देन कि वो डेड स्किन वो सारी मछलियाँ खा रही होंगी। तो आपको किसी सैलून जाने की जरूरत नहीं है, अपने हिस्टोरिकल प्लेसेस आपका पाकिस्तान इतना खूबसूरत है कि आप नेचुरली इन जगहों पर जाकर आप ये तमाम चीज़ें जो है वो अवेल कर सकते हैं, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। वैसे मैं जो जितनी चीज़
आपने मुझे बताई है ना, मेरा बड़ा दिल करे कि हम जाएं राइजिंग पाकिस्तान फ्रॉम दीवारे सिंध। फ्रॉम दीवारे सिंध हम एक स्पेशल जो है ना ये एक एपिसोड यहाँ से करें। हम रोजाना की बुनियाद पर प्लान ही कर रहे हैं, फिलहाल एग्जीक्यूशन की तरफ नहीं बढ़ पाए। आई थिंक वी शुड एग्जीक्यूट। बीज बोना इंपॉर्टेंट है ना, फिर पौधा उग जाता है खुद ब खुद। इंशाल्लाह हम जरूर जाएंगे और वहां से आपके साथ शेयर करेंगे वहां का माहौल, वहां की वाइब। लेकिन वहाँ पर कुछ बहुत ही खूबसूरत, वो आपको हम जरा डिटेल से दिखाते हैं। दीवारे सिंध कितना खूबसूरत मंजर होता है वहां का। हफ्ते में कितना कुछ बदल जाता है। अब हफ्ते कोई अपडेट मिस नहीं होगी जब चलेगा जोंग वीकली डिजिटल मैक्स। 100 GB डेटा, लातादाद कॉल्स और SMS। रहो अपडेटेड एंड लेट्स डिजिटल जोंग 4G। बाबर को या चाची को बात बता दी फिर? ओ कुड़िए ना घबरा, ते डर नु चिल्ले पा, पागल है नहीं बताएगा। वो शादी एक ही बार होती है जिंदगी में। कभी कभी किसी किसी की मेरी तरह से एक बार। क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर अकेले बाहर नहीं जा सकते? अरे तुम्हारे साथ तो मैं उम्र भर घूमने को दूं। तुम थॉमस एडिसन के सन नहीं हो, तुम जमाल के सन हो, इसलिए मेरी तरह सोचो। ऐसे जायदाद, ऐसा खूबसूरत लड़का कभी ना मिले। क्या बात कर रही हूँ? इजी रोड वाली? जी नहीं, रिश्ते वाली। हाय अंकल जी, बड़ा अफसोस होया। अगर यहाँ कोई औरत होती ना तो इतना बैंड डाल शोर मचा मचा के पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लेती। आपके पोते पोते को भी ये क्लास याद रहेगी। सदमे से तुम्हारा दिमाग चकरा गया है। और अब ये अगर सोने के भी आ जाएंगे तो मैं अपने बेटे का रिश्ता नहीं करने वाली। बाबर, बाबर गड्डी। बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया।
हफ्ते में कितना कुछ बदल जाता है। अब हफ्ते की कोई अपडेट मिस नहीं होगी जब चलेगा जोंग वीकली डिजिटल मैक्स। 100 GB डेटा, लातादाद कॉल्स और SMS। रहो अपडेटेड एंड लेट्स गेट डिजिटल विद जोंग 4G। ना यार, तेरे खानदान में कोई वकील नहीं है? दो थे, दोनों ने मुकदमा दायर कर दिया, दोनों को सजा हो गई। तुम्हारा तो असगर ही है ना? जी जी। हाँ तो बस तुम अपना हाँ कर दो कि मैं बचपन में खो गया। खाना पीना नहीं भूलता, रास्ता भूलती है। रास्ता भी कोई भूलने की चीज है बावड़ी? तुम ये कहना चाहते हो कि हमें पेड़ गिनने की बजाय सिर्फ आम खाने से गरज रखनी चाहिए। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और दुखते रख को इस वक्त जा रहा है यहाँ पे, और वो मेरे समेत आप सबके दुखते रख है। वो ये कि हम सब जब सुबह उठते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे बिस्तर पे हमारे बाल गिरे हुए होते हैं। आप लिटरली कहीं पर अगर वाइट टाइल्स होती हैं, आप कहीं पर बैठते हैं उस जगह पर, एंड देन थोड़ी देर के बाद आप देखते हैं आपका कोई बाल जो है वो वहाँ पर आपको नजर जरूर आएगा। सो मेरा ख्याल है ये जो एक टेंशन है ना आज की के जो आपके बाल रहे हैं, इसके बारे में डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन साथ ही साथ जो है मुझे भी तसल्ली दी गई है कि ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं जिससे आपके बाल अगर गिर चुके हैं तो आपके बाल वापस आ जाते हैं। लेकिन क्या सभी की एज में वो करवा लेना चाहिए, उस तरीके इलाज की तरफ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बिकॉज कुछ चीजें एज स्पेसिफिक भी होती हैं, समटाइम्स काम नहीं करती। हो सकता है अंडर 25 ना करवा सकते हो, या यू नो सो यू नो ये थोड़ा सा एक इशू होता है। 35 प्लस आप करवा सकते नहीं करवा सकते। बट जिनके कंप्लीटली चले गए हैं फ्रंट से या यहाँ से कंप्लीटली चले गए हैं, कंप्लीटली तो नहीं गए, और उनको कलर स्प्रे यूज करना पड़ता है। अच्छा नाज़रीन, मैं तसल्ली से बदला लूंगा, परेशानी फिलहाल हो गया। लेकिन चले जी बढ़ते आपने सेगमेंट की जानिब, जहाँ पर आज हम जरा डिस्कस करते हैं कि कौन से ऐसे लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स हैं जो आ चुके हैं और क्या वो सेफ हैं। सबसे बड़ी बात, क्योंकि जब भी कोई ट्रीटमेंट आता है तो हम सबसे पहले ये सोच रहे थे कि क्या ये ट्रीटमेंट सेफ है या नहीं है, कौन करवा सकता है कौन नहीं करवा सकता, और किस स्कैल्प के ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा, उसका। और सभी इसमें थोड़ा जेंडर भी करते हैं ना, क्योंकि मेल पैटर्न बाल्डनेस बिल्कुल डिफरेंट है और उसमें कौन से तरीके इलाज है जिसमें बाल वापस आते हैं, क्या बाल वापस आते भी हैं कि वापस नहीं आते? बिकॉज ये भी कहा जाता है ना कि अगर एक बाल गिर गए, चले गए, इट्स गॉन फॉर एवर नाउ। अभी आप कोई तेल लगा लें, मसाज कर लें, कोई टोटका कर लें, कुछ भी कर, बाल वापस नहीं आएंगे अनलेस आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है। तो इस पर भी आज हमें बात करनी है। ट्राइकोलॉजिस्ट हैं जो कि माहिर कि किस तरीके से किसी को डिफाइन किया जाता है कि आपके बाल अब चले गए तो अब क्या किया जाएगा, कौन से तरीके इलाज हैं, एंड देन लेटेस्ट टेक्निक्स क्या क्या है। हमें ज्वाइन किया नौशीन साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बड़ा अच्छा लग रहा है आपकी चिट चैट सुन के सुबह सुबह। इसीलिए नाजरीन आपको देखते हैं किसके बाल ज्यादा गिर रहे हैं, किसके कम गिर रहे हैं। शिकायत ज्यादा किसने बाल गिरने की आपसे ऑफ है? मैं नहीं किया डॉक्टर साहब, मैं एडमिट करती हूँ मेरे बहुत बाल गिर रहे हैं। वो ख्याल रख रही है ना अपने बालों का, उनको ख्याल है तो वो शिकायत कर रही है ना, अगर उनको ख्याल ना हो बातें करती हैं। अच्छा, हम एक्चुअली में जाते हैं ट्राइकोलॉजिस्ट के पास, कहते हैं लगा यार जो लगाना है। मतलब लगवा चुके हैं आप अभी? 3 दफा ट्रांसप्लांट हुआ है। Really? Just kidding. नहीं, I just thought और वो करवाया भी होता है, इसमें से क्या बात है डॉक्टर साहब? अभी हमने वैसे ये भी बना दिया है कि ये तो बालों का ट्रीटमेंट या ये तो स्किन का ट्रीटमेंट। आप देखिए, हमारे कहते जी हमारे ज़माने में तो ऐसे नहीं, इनके ज़माने में एनवायरनमेंट भी ऐसा नहीं था, पोल्यूशन भी तो नहीं थी, डाइट भी तो बहुत, स्ट्रेस भी तो नहीं था, को-होस्ट भी तो ऐसे नहीं थे, स्ट्रेस था, डाइट भी बहुत बेहतर थी। नहीं सभी उतना स्ट्रेस नहीं था। हमने हमारे माँ बाप बताते हैं कि स्कूल जाते थे हम पहाड़ क्रॉस तो ठीक है, नेचर के साथ के जा रहे हैं, घूमते फिरते जा रहे हैं। टॉपिक जी नौशीन साहिबा जी, तो सबसे पहले जो आप लोग जिक्र कर रहे हैं हेयर फॉल का, तो इसकी सबसे
वजह तो जेनेटिक है, अगर जैसे कि जेनेटिकली प्रॉब्लम नहीं है तो दूसरी बड़ी वजह स्ट्रेस है, तीसरी वजह जो है वो डाइट है, और नींद का पूरा ना होना। आजकल हम में से हर दूसरा बंदा इस बात को बड़े फ़ख्र से बयान करेगा, मैं तो रात को सोता ही नहीं, नींद नहीं आती। या बच्चों के बारे में पेरेंट्स बता रहे थे, ये तो जी सारी रात जागते हैं, 5 बजे सोते हैं, फिर 7 बजे उठते हैं, फिर स्कूल चले जाते हैं, फिर स्कूल से आके सोते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर लाइक हमें तो वो वक्त याद है कि जब हमें 9 बजे 10 बजे सुला दिया जाता था। तो जो टीन एज का हेयर फॉल है ख़ास तौर पे, अब जो पहले हेयर फॉल 20s या 25 में स्टार्ट होता था, अब वो 13 आ गया है। 13 साल बच्चे के भी बाल गिर रहे हैं, 18 साल जी बहुत ज़्यादा 18 साल वाले बच्चों के भी गिर रहे हैं बाल। और रीजंस वही हैं, कोई जेनेटिक है या जेनेटिक के अलावा अगर हम बात करें तो स्ट्रेस है, आपकी बॉडी का एक साइकिल है, आप बॉडी को रेस्ट नहीं दे रहे, आप सो ही नहीं रहे प्रॉपर, आप पोर्शंस में सो रहे हैं, कि बॉडी फिर आपका क्या हाल है, आपको कहेगी, वो आपको मैसेज भेजेगी ना कि ये बाल चाहिए या नहीं चाहिए, ये खूबसूरती चाहिए या नहीं चाहिए, तो फिर आपको इसी तरह के मैसेजेस मिलेंगे। खूबसूरती वापस आ जाती है? बिल्कुल आ जाती है, इसके लिए थोड़ी मेहनत करना पड़ती है। मेहनत आ जाती है। स्टार्ट करते हैं हम, ये जो यंग की आपने बात की 14-15 साल 18 साल, एट दिस यंग एज क्या ऐसे किसी प्रोसीजर की तरफ चाहिए? बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। उनके लिए सबसे पहली बात तो ये है, पेरेंट्स को ये चाहिए कि डाइट उनकी बैलेंस करें, उनकी नींद बैलेंस करें। जब आप ये 2 चीज़ें बैलेंस करेंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें बहुत बेहतर होना शुरू। बिल्कुल बेचारे बच्चों को पकड़ के तेल मत लगवाएं, वो आप वाले बच्चे नहीं हैं जो माँ बाप से तेल भरवा के स्कूल चले जाएंगे। वो बच्चे बहुत कॉन्शियस हैं, वो सोशल मीडिया के ज़माने के बच्चे हैं, वो हर चीज़ समझते हैं। क्योंकि मेरे पास पेरेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं अपने यंग बच्चों को लेके, ये देखें जी ये तेल नहीं लगवाता, तेल लगाने से फॉल बिल्कुल नहीं रुकेगा। ओके जी, तेल जो मर्जी कर लें, जो 4-5-6 आप तेल, बल्कि मैं कहता हूँ वो चाहे वो कोकोनट तेल में मेथी दाना डाल के, कलौंजी डाल के, पता नहीं कौन से रोजमेरी डाल के उबाल के, अच्छा नहीं फर्क पड़ता। हम तो इतने एडवर्टाइजमेंट्स देख रही हूँ कि आपके बाल वापस आ जाते हैं, और ये सब कुछ जो एडवर्टाइज कर रहा है उसका कोई ना कोई बेनिफिट जरूर होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि बजाय कि आप करें। हाँ कुछ चीजें हैं, लेकिन उसकी एज हम 13 इयर्स की बात कर रहे हैं ना, या अंडर 18 की बात कर रहे हैं, उस पर आप बच्चों को कुछ भी ना लगाएं। सिर्फ डाइट बेहतर करें। उस डाइट में क्या चीजें, जैसे जिंक आयरन, क्या जिंक आयरन में भी हमने नेचर की तरफ जाना है ना। सबसे पहले तो आंवला का इंटेक बढ़ा दें। फ्रेश आंवला आप जितना सकते हैं उतना ज़्यादा आप उसको करें। उसका अचार ले सकते हैं, उसका मुरब्बा ले सकते हैं, या आप पेरेंट्स क्या करें कि आंवला और हल्दी वो वाली पीसी हल्दी नहीं, वो हल्दी तो के जिस तरह अदरक की शेप सब्जी की दुकान पे मिलती है जी, वो हल्दी, उसके बाद आप उसमें अदरक, इन तीनों को आप बॉईल करें। बॉईल करने के बाद उनको पीस लें। पीसने के बाद आप उनका पानी निकालें और उसको आप वाटर क्यूब्स की शेप में रख लें फ्रीज़र में, और वो गर्म में डाल के आप अपने बच्चों को दें। ये बहुत आसान है। तो बात आपने कर दी हल्दी, अदरक, जिंजर, अदरक और आंवला जी, इन तीनों को आपने उबाल के जी उबाल भी सकते हैं, थोड़ा टेस्ट बेहतर हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उबालना चाहते हैं, आप सिंपली उन्हें पीस लें, पीस के उसका पानी निकाल लें और पानी के क्यूब्स बना के रख लें फ्रीजर में, और रोजाना 1 या 2 क्यूब्स आप खुद भी पिएं। आपका इम्यून सिस्टम भी बेटर होगा, आपका हेयर फॉल भी इम्प्रूव होगा, और इसके कोई नुकसान नहीं है। ये नेचर है, ऑर्गेनिक जितना आप ये बड़ी अपनी इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि हम देखें अब ट्रीटमेंट्स की तो हम आगे बात करने वाले कि वो लोग ट्रीटमेंट्स पे नहीं जाना चाहते, वो कहते हैं जी हमें एक सस्ती चीज चाहिए, और अंडर 18 पे जाना भी नहीं है, जाना भी नहीं है। आपकी बॉडी शॉक में, और ऊपर से आप उसे मजीद मेडिसिन खिलाएंगे। बच्चों के लिए मेडिसिन रिकमेंडेड नहीं है। आप उनके लिए नेचर की तरफ रहें, उनकी डाइट बैलेंस कराएं। अभी आजकल आप देख लें, हर बच्चा सुबह नाश्ते से लेकर रात तक बर्गर खा रहा होता है। बच्चों के लिए डाइट सप्लीमेंट्स सबसे बेहतरीन चीज यही है कि आप बैलेंस डाइट दें, हर चीज दें। ठीक है, नींद बेहतर करें, बच्चे टाइम पे सोएं, जागें। उसके अलावा अपनी रूटीन जैसे आपकी बेहतर होगी, सो ऑब्वियसली आपके सारे मसाइल जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। अब जरा हम 18+ की बात करते हैं कि किस तरह से उन, फिर जरा मैं जरा 25 तक जब पहुंचती हैं खवातीन या लड़कों की बात भी की जाए, सो तब भी कहा जाता है कि उनके बाल तब ज्यादा झड़ना शुरू हो जाते हैं। नॉर्मली 25 तो आजकल लोगों के झड़ चुके होते हैं, ऐसे भी हमारे पास आते हैं। तो 25 के बाद मेरे तो 25 के बाद ऐसे गिरना शुरू हुए कि अब तो मेरे 25 से पहले गिर गए हैं। हाँ, नहीं आपके बाल
अच्छे और खूबसूरत बाल हैं, कहाँ से गिरे हुए लग रहे हैं? कम ये लग तो रहे हैं, बहुत ज्यादा थे बाल। नहीं इससे ट्रिपल थे। नहीं बिल्कुल भी नहीं। देखिए जो 18 प्लस हैं उनके लिए तो आसान चीज़ है कि वो सप्लीमेंट ले सकते हैं, बायोटिन, जिंक, कोलेजन, कोई भी अच्छा हेयर सप्लीमेंट बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं। जो आपको ठीक लगता है आप उसको ले लीजिए। साथ में आप भी अपनी डाइट बेहतर करें। और वो PRP ट्रीटमेंट और एक और ट्रीटमेंट है जो कि एक्सोसोम्स हैं, वो लेटेस्ट ट्रीटमेंट है, अवेलेबल भी है पाकिस्तान में। वो रिसेप्टर्स होते हैं जो हम आपकी स्कैल्प में एनेस्थीसिया देने के बाद इंजेक्ट कर देते हैं, जिसका बेनिफिट ये होता है कि जो आपका बाल गिर रहा होता है उसका साइकिल प्रोलॉन्ग हो जाता है, रीग्रोथ इंप्रूव हो जाती है। लेकिन वो भी कॉन्टिन्यू ट्रीटमेंट है, ये नहीं है कि आपने एक दफ़ा करवाया तो आपके लिए आपकी भर के मसाइल हल हो जाएंगे। वो आप रेगुलर रहना पड़ता है, इंटरवल है 1 ईयर ऑलमोस्ट, 1 साल बाद दोबारा कराना पड़ेगा जी। एक्सोसोम्स क्या होते हैं? बेसिकली आप इसको आसान ज़बान में समझाएं, अमेरिकन्स हैं, दे आर वर्किंग कि वो हमेशा ज़िंदा रहने की रिसर्च पे काम कर रहे हैं। तो एक्सोसोम्स रिसेप्टर्स हैं, मैसेंजर हैं, या जो आपकी स्कैल्प में जाके मैसेज देते हैं, जो सेल्स रिपेयरिंग सेल या ग्रोथ सेल काम नहीं कर रहे होते उनको मैसेज देते हैं कि जाग जाओ। जब वो जागेंगे तो काम करेंगे। तो एक्सोसोम्स आप समझ लें कि आंख से नज़र ना आने वाले छोटे छोटे मैसेज सोर्स ये रिट्रीव किए जाते हैं प्लासेंटा से। हम तो यहाँ पाकिस्तान में फेंक देते हैं, तो बाहर वो क्या करते हैं कि प्लासेंटा से करते हैं और उसे DNA फ्री लेबोरेटरी का ये काम है, वो बनाती हैं और उसको -40 टेम्परेचर में रखा जाता है जी। और इसकी एक ट्रैवल चेन होती है, जब ये हमारे पास आता है तो ड्राई आइस में होता है, तो इसको हम क्लाइंट के सामने ही निकालते हैं और उसको डाइल्यूट करने के बाद फ़ौरन लगा देते हैं। जितना जल्दी लगे उतना अच्छा है। अच्छा, तो ये इतना एक सेंसिटिव होता है कि लेकर आना ताकि अब ना हो, और -40 जो आपने बताया, इसी वजह से इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। और इसमें 2 कैटेगरीज आती हैं, एक आता है ड्राई पाउडर और एक आता है फ्रोजन एक्सोसोम्स। तो ड्राई पाउडर्स का इतना खास रिजल्ट्स नहीं है वो, लेकिन चीप है तो कुछ लोग उस पर चले जाते हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप सस्ते के चक्कर में ना पड़ें, अगर करवाना है तो फ्रोजन एक्सोसोम्स करवाएं। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप करें। अच्छा, स्टेम सेल की अगर बात करें, वो बहुत सारे लोगों के बड़ा अच्छा रिजल्ट मैंने अपने सर्कल में भी देखा है कि विद इन 3 मंथ्स कम अज कम वो एटलीस्ट ये होता है कि इम्प्रूवमेंट आ जाती है, कि भर जाती है वो जगह। बेसिकली स्टेम सेल्स का जो मेन सोर्स है वो आपके फैट से मिलता है। अक्सर आपने नोटिस किया होगा जितने एथलीट्स हैं, अगर वो उनको इंजरी हो जाए बहुत टाइम लगता है, क्योंकि उनकी बॉडी में मसल ज़्यादा होते हैं, फैट नहीं होता। तो फैट का होना थोड़ा सा हमारी बॉडी में इम्पॉर्टेंट भी है इस लिहाज से कि वो आपको स्टेम सेल्स उसमें से लेते हैं। उसकी एक टेक्निक ये है कि आप फैट के अंदर से स्टेम सेल्स निकालते हैं, जो कि थोड़ा सा पेनफुल है, क्योंकि आप वो अंडर एनेस्थीसिया जाएंगे, फिर वो प्रोसीजर होगा, फिर उसमें से स्टेम सेल निकाले जाएंगे। लेकिन उसमें भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है रिजल्ट, लाजिम नहीं है कि हर एक को एक ही जैसा रिजल्ट आए। उससे ज़्यादा सस्ता मेरे ख्याल में ट्रीटमेंट है, जो कि स्टेम सेल्स के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देता है, क्योंकि प्लाज्मा के अंदर भी स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं। अच्छा, स्टेम सेल भी 2 तरह के नहीं होते या सिर्फ एक मल्टीपल है? क्योंकि मैंने लोगों को देखा है उसमें एनेस्थीसिया ही तो नहीं होता, वो भी फ्रोजन होता है क्या? वो फ्रोजन भी आते हैं, कुछ आपकी बॉडी से जाते हैं, लेकिन स्टेम सेल से बेहतर रिजल्ट्स जो हैं वो PRP के हैं, और वो प्राइस वाइज बहुत चीपर है। तो हमारा मकसद यहाँ यही है कि हम लोगों की हेल्प कर सकें, बिल्कुल ऐसे ही है, आपका मसला हल भी हो जाए जी, आसानी के साथ हो जाए, जेब पे बहुत भारी भी ना पड़े जी। तो सब उससे स्टेम सेल पे पैसे खर्च करने की बजाय आप पैसे खर्च करें PRP पे, जो कि बहुत चीपर है और बहुत आसान है, और उसका रिजल्ट भी अच्छा है। अगर आपके पास बहुत ही पैसे तो फिर आप एक्सोसोम पे चले जी। बिल्कुल, हर साल बाद दोबारा करना पड़ेगा। सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट कहते हैं, जितने दुनिया भर के सेलिब्रिटीज हैं वो एक्सोसोम्स कराते हैं। ये जो हम कहते हैं ना, उसके बाल देखे हैं कितने अच्छे थे, वो एक्टर को आप 4 साल से एक्सोसोम्स लगवा रहा है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ ना कुछ चल रहा होता है। मेल पैटर्न बाल्डनेस रीजन सिर्फ जेनेटिक होती है? सिर्फ जेनेटिक होती है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं जी वो तो हमारे तो फैमिली में है ही नहीं, ना हमारे वालिद को है ना हमारे मामू को है। लाजिम नहीं है कि आपके वालिद और मामू ही आपकी जेनेटिक्स हैं, आपके कि मामू भी आपकी जेनेटिक्स है। सही बात है। तो इसमें आप खुद डिफाइन नहीं कर सकते। आपने ये देखना है कि अगर आपके बाल गिर रहे हैं और वो दिन ब दिन थिन हो आ रहे हैं, आपका स्कैल्प नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको मेल पैटर्न बाल्डनेस ही है। तो उसके ऊपर सिंपली आप थोड़ा सा डीप ब्रीथ करें, पैनिक ना हो, इसको एक्सेप्ट करें। ठीक है। अगर आप है, कुछ लोग बड़े पैनिक हो जाते हैं कि हमें ही क्यों मिल गई, हम इसका शिकार क्यों हैं। जिनको होती है वो जब अपने आप को शीशे में देखते हैं, वो काफी देर उस ट्रॉमा में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। और एक और बड़ा प्रॉब्लम ये ना कि लोग बगैर सोचे समझे ही उठ के हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ चले जाते हैं। जब वो उठ के हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाते हैं तो फिर सम टाइम लोग अच्छा काम नहीं करते,
कुछ बहुत अच्छा कर रहे होंगे आई एम श्योर, लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे, उसकी वजह से उनका मसला और बिगड़ जाता है। तो पहले अपनी रिसर्च करें और बिल्कुल पैनिक ना हो। अक्सर हमारे साथ क्या होता है, हमें रात को आती है मेरे बाल गिर रहे हैं, तो सुबह ही मैं आ रहा हूँ तो आप मेरी सर्जरी कर दें। मैं उन्हें कहती हूँ कि आपने रिसर्च की है कि हम कौन है, हमारा काम कैसा है, पहले आप वो तो कर लीजिए, आपको ज़रूरत भी है या नहीं अभी ज़रूरत। तो पैनिक होना, टेक योर टाइम, सोचें, ये आपकी ज़िंदगी का बहुत सेंसिटिव मैटर है। पहले आप इसके ऊपर अच्छी तरह अपनी रिसर्च करें और फिर आप इसकी तरफ। रिसर्च नहीं करते, जो नहीं सोचते और बस पैनिक कर जाते हैं, कहते हैं बस इंसिस्ट करते हैं डॉक्टर को या ट्राइकोलॉजिस्ट को जाके कि ये कर दें और वो करवा लेते हैं और सब स्टैंडर्ड सा काम हो गया, तो क्या नुकसान होते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? सबसे बड़ा नुकसान ये है कि स्टरलाइजेशन बड़ी मैटर करती है कि आप जहाँ जा रहे हैं वो क्लिनिक काम कैसा कर रहा है, मेन चीज़ ये है। उसके बाद अगर उनकी स्टरलाइजेशन अच्छी है, आपकी हीलिंग हो गई है, तो फिर जब ग्रोथ फेज़ आता है, जब रिज़ल्ट का टाइम आता है 8 से 9 मंथ्स के बाद, हेयर लाइन अच्छी नहीं बनी, डेंसिटी वो नहीं है जो लोग चाह रहे होते हैं, या सम टाइम ड्यूरिंग द मीटिंग टाइम, कंसल्टेशन टाइम, क्योंकि इंडस्ट्री में जो काम कर रहा होता है एक्चुअली वो बिजनेस नहीं बैठ सकता। वो जो बिजनेस डेस्क पे बैठे हुए हैं वो जस्ट क्लाइंट की हाँ में हाँ मिला देते हैं। इन्वेस्टर के क्लिनिक्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं कि लोगों ने आगे बस पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, डॉक्टर्स और टेक्नीशियंस रख लिए हैं, वो काम कर रहे हैं, तो उनको कोई परवाह नहीं है कि मरीज का काम कैसा कोई लेना देना नहीं, वो कहते हैं बस मरीज आ रहा है काम। ऐसे बहुत से केस आते भी जहाँ पे बजाय से फायदा होता बहुत नुकसान और उल्टा डिप्रेशन का लेवल बढ़ जाता है कि आपकी हेयर लाइन दिख रही है, लोग आपको पॉइंट आउट कर रहे हैं कि अच्छा जी बाल लगवाएं, दिखाओ बाल कैसे लगे हैं, दिखाओ, ये कहते रहते हैं। तो हमारे पास अगर हम मंथ में 40 पेशेंट करते हैं तो 20 वो लोग होते हैं जो दूसरे क्लिनिक से ख़राब करवा के हमारे पास आते हैं। अच्छा, ये बहुत रश टर्की की तरफ क्यों होता है लोगों का कि टर्की जाएंगे, टर्की से हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे, टर्की में बहुत आगे क्यों है? बिल्कुल आगे नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान जैसा अच्छा काम पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं। जी, मैं चैलेंज करती हूँ, अगर आप कहते हैं कि टर्की अच्छा करते हैं, जो बहुत अच्छा कर रहे हैं वो आपसे 18,000 20,000 पाउंड चार्ज कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में आप तकरीबन 1000 पाउंड में वो काम करवा सकते हैं। वो लोग क्या करते हैं, नंबर 1 पेशेंट की हेयर ट्रांसप्लांट करते साथ ही उसको एक स्टीरॉइड पकड़ा देते हैं। वो स्टीरॉइड आप खाना स्टार्ट कर दें तो आपके बाल आपके पैरों तक आ जाएंगे, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स हैं। अच्छा, हम वो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते। उस स्टीरॉइड का नाम है फिनास्ट्राइड, उसका जो सॉल्ट है बेसिकली। फिनास्ट्राइड खा के अगर आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराना है तो फिर आप एक काम करें, ट्रिमर लें। बहुत अच्छा कि आपने बताया इसके नुकसानात थोड़ा सा ये वो मैं थोड़ा सा जल्दी से करिए। ये है फिनास्ट्राइड क्या करता है, मेल पैटर्न बाल्डनेस क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर एक एंजाइम बन रहा है अल्फा ए, मैं आसान ज़बान में समझाऊंगी आपको, जो जाके आपकी कन्वर्जन कर देता है आपकी स्कैल्प के अंदर बाल्डनेस वाले एंजाइम की, जिससे आपका बाल वो दिन ब दिन वीक होना शुरू करता है। जब आप फिनास्ट्राइड के अंदर एंटर करते हैं स्पेसिफिक पोर्शन में जाके उस एंजाइम को किल कर देती है, लेकिन जो आपकी बॉडी में हार्मोन है, मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरॉन, वो उसका लेवल डिक्रीज कर देता है। जब आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज होगा, आपको लिबिडो फैक्टर आएगा, आपको डिप्रेशन आएगा, एंगर होगा, और ऑब्वियसली आपका हार्मोन ही नहीं बन रहा जिसने आपको, जो आपकी बॉडी की मेन नीड है। आपके लिए हार्मोन्स इंपॉर्टेंट होते हैं। बस एक बात और हम करना चाह रहे थे, जो ट्रांसप्लांट हम करवाते हैं, ट्रांसप्लांट करवाने के बाद जिंदगी भर का मसला हल हो जाता है, गिर जाते हैं? नहीं, वो अब पिछले 20 साल पहले जो ने लिया, पहली बात तो ये बाल्डनेस पैटर्न बड़ा मैटर करता है। आपका रिजल्ट बाल्डनेस, आप अपने बाल्डनेस पैटर्न को स्टडी करें। तो सवाल बीच में रह गया टर्की वाला, उसको मैं कंप्लीट कर दूं। आप वहाँ भी अब हैप्पी नहीं है, उनके पास फुटफॉल बहुत ज़्यादा है। वजह यह है कि वो लोग अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ भी काम जो ख़राब हो रहा है उसकी रेशो बहुत ही ज़्यादा है। वहाँ भी लोग इम्पोर्टेंट है कि अपने मुल्क पर पाकिस्तान जैसा मुल्क दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। सबमिट होना, सो ये सिर्फ है कि दुनिया जो है आगे बढ़ी और दुनिया जो है वो स्पेस की तरफ जा रही है, पाकिस्तान भी इससे पीछे नहीं है। करवा रहे हैं इस इवेंट को, जिनकी टीम करवा रही है, आज वो हमारे साथ मौजूद हैं, इंजीनियर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, पब्लिक स्पीकर हैं, साइंस इफ्तिखार इज़दानी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, गुड टू हैव यू। आपका स्पेस की तरफ कैसे ध्यान इतना गया? बचपन से शौक था कि बस ऊपर देखना है? अच्छा, बचपन से बिल्कुल शौक था। शौक पैदा हुआ था 5th ग्रेड, जब मेरी टीचर ने मुझे नील आर्मस्ट्रॉन्ग की पिक्चर दी थी और क्लास में सबको बताया, तो मुझे उससे पहले स्पेस का पता नहीं था। आई वाज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट एनी ऑफ दैट। मगर वो एक
बाब खुल गया, दरवाज़ा खुल गया एक नई चीज़ का। और मैंने जब रिसर्च शुरू किया तो एक बड़ा शौक़ पैदा हुआ बचपन से ही। तब से फिर जो है स्पेस रिलेटेड नासा को लेटर्स भेजना स्कूल के थ्रू ही, और सो बचपन से ही। ग्रेट। अच्छा, अब इस इवेंट से मुतालिक मैं जानना चाहूँगा, कई सालों से ये इवेंट हो रहा है, नासा की तरफ से करवाया जाता है, आपने चूँकि इस बार ये करवाया भी है, थोड़ा सा बताएं कि ये इवेंट माजी के इवेंट से कितना मुख्तलिफ है और पाकिस्तानियों का इतना ज़्यादा इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ इसमें, और फिर जो एप्लीकेंट्स थे, जो प्रोजेक्ट्स है, वो किस नौयत के थे? ठीक है, देखिए हम जो है, मैं और मेरी टीम जो है, हम लोग बाय द नेम राह कमर, वी हैव बिन, हम जो है इसको तकरीबन 8 साल हो गए जो ये करवा रहे हैं, और 9th ये हमारा नासा स्पेस एप्स चैलेंज। तो कोविड के दौरान हमने 2 किए थे, वो वर्चुअल थे। सो स्टार्ट में जब हमने 2017 में इसको बढ़ाने के लिए कोशिश की थी, तो उस वक्त 70 लोग सिर्फ रजिस्टर हुए थे, और सिर्फ इस्लामाबाद में। बट देन फिर हमने ग्रेजुअली एक्सपैंड किया ऑल मेजर सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। और जो आउटरीच है उसके लिए हम करते क्या हैं कि एवरी ईयर डेलीगेट कर देते हैं, एम्बेसडर्स बना देते हैं, उनको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स एंड कॉलेजेस में भेजा जाता है कि जाओ जाके थोड़ा सा जो है ना जिद्दत पैदा करो, उनकी अटेंशन जो है ना ग्रैब करने की कोशिश करो। उसके लिए हमने कुछ कंटेंट तैयार किया हुआ है, वो जाके प्रेजेंट होता है कि जी इंस्टेंट कि आप जो है ना सोलर सिस्टम के बारे में बताएं। निज़ाम शमसी किताबों में भी लिखा हुआ है, एक हद तक सिर्फ पेपर पे अगर आप देखते हैं तो वो ज़रा सा बोरिंग लगता है, पर अगर उसी को डिजिटल पे लेके आ जाएं, उसी को आप मोबाइल फ़ोन के साथ आसमान की तरफ अगर ऐप ऑन करके और सितारों के एक्चुअल नाम बता सकें, तो जो है ना इमीडिएटली जो है ना कि अच्छा मुझे भी पता है, मेरे लिए भी एक चीज़ दूर नहीं है सीखने के लिए। सो ये फिर इसके अलावा वीडियोस दिखाना, सवाल कुछ ऐसे इंट्रीगिंग से कर कि अच्छा अगर आप में और स्पेस सूट में और नाक में गुदगुदी होनी शुरू हो जाए तो आपने ये छींकना है तो कैसे करना है, तो अब वो छोटे बच्चों समेत बड़े भी वो सवाल करते हैं कि अब आपने हेलमेट पहना हुआ है तो करेंगे क्या। सो इट्स ऑल अबाउट जनरेटिंग दैट इंटरेस्ट। वंस वो इंटरेस्ट आ गया, उसके बाद फिर जो है ना हम फिर बताते हैं कि जी स्पेस जो है एक चैलेंज होने जा रहा है। जो है एक थे ना जिसमें वो सो के दिखा रहे थे स्पेस में कि स्पेस में सोते कैसे, कि वो एक बॉक्स था, उस बॉक्स के अंदर चले जाते हैं। सो उसमें मैंने देखा इतने कमेंट्स और इतने लोगों ने उसको शेयर किया हुआ था, मिलियंस में उसके व्यूज थे। तो शोज के अगर आप ये सिर्फ किताबों में पढ़ा रहे होते हैं और पेपर पे स्केच करके दिखाते हैं तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता। सो आपको पास से कुछ वीडियोस निकालनी है एंड ऑल दैट, आपके बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो डेवलप। बिल्कुल, ख़ास तौर पे यूजुअली व्हाट वी डू इज़ कि हम जब स्टार्ट करते हैं अपनी कोई ट्रेनिंग वगैरह या बच्चों को जब वर्कशॉप सेमिनार्स करा रहे होते हैं तो हम उनको कह देते हैं वेलकम डियर एस्ट्रोनॉट्स। तो वो सारे देख रहे होते हैं कि एस्ट्रोनॉट हमें क्यों पुकार रहे हैं, तो अब एस्ट्रोनॉट हम क्यों नहीं हैं। तो ये हमारा एक वो बड़ा सिंपल सा है कि अगर कुराए अर्ज़ जो है, ज़मीन जो है, अगर वो स्पेस में सूरज के अराउंड रोटेट कर रहे हैं, ऑर्बिट कर रहा है, तो अर्थ इटसेल्फ एक स्पेसशिप है एंड वी आर एस्ट्रोनॉट्स। तो अब वो देन वो फिर वो दे स्टार्ट टेकिंग प्राइड कि अच्छा ठीक है हम भी एस्ट्रोनॉट हैं, ये तो ठीक हो गया। इंटरेस्टिंग। वैसे पाकिस्तान में इंटरेस्ट आप देख किस तरह है? अब जिस तरह से हमने देखा कि इससे पहले भी अचीवमेंट्स हमने स्पेस के पर्सपेक्टिव से भी देख ली हैं, सो हाउ डू यू सी दिस? राइजिंग पाकिस्तान की तरह स्पेस इज राइजिंग, अटेंशन इज राइजिंग, इंटरेस्ट इज राइजिंग। और स्पेस क्योंकि मल्टी डिसिप्लिनरी सेक्टर है, ये नहीं है कि सिर्फ आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या स्पेस साइंस पढ़ रहे हैं तो वो आपका एक डोमेन बन गया। आप आर्किटेक्ट हैं और आपको आपके जहन में आता है कि अच्छा हाउ अबाउट मैं चांद के ऊपर हाउसिंग बनाऊं, दैट्स अगेन यू हैव ऑलरेडी गॉट इनटू द स्पेस डोमेन। इसी तरीके से चांद पे रह रहे हैं या मार्स पे, मरीख पे रह रहे हैं, और वहाँ पर आपने लिबास कैसे पहनना है, आपने वहाँ पर सोशल सेक्टर सोशलाइज कैसे करना है, राइट, इंटरनेट कैसे होगा वहाँ पर मौजूद, ये सारे बहुत सारे सवाल आते हैं। फार्मिंग कैसे होगी कैटेगोरिकली, फूड कैसे जाएगा, फिशिंग कैसे होगी, आई मीन सो लिटरली लाइफ को ज़मीन से चांद पे लेके जाना या चांद और आगे मरीख पे लेके जाना, इट्स द होल थिंग, इट्स होल ह्यूमैनिटी, स्पेस ऑल टुगेदर। सो इट्स स्मॉल थिंग। अर्थ के अंदर रहते हुए जितना आप सोचेंगे तो फाइनाइट है, स्पेस इज लिटरली इनफिनिट। या वैसे चांद पे अब तक क्या कुछ चला गया इंसानी कदम के अलावा? ठीक है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्दो कंस्पिरेसीज रहती हैं कि जी वो अमेरिका चांद पे गया नहीं गया, वो अपनी जगह पे बात, प्रूफ्स तो मतलब तब से ही हैं,
आई जस्ट क्विकली लेट यू नो कि ताकि जो सुन रहे हैं वो उनको भी वो हो सके कि देखिए चांद पे जब अमेरिका गया था, ठीक है, माजी में, उस वक्त उन्होंने जो जब ट्रैवल किया, रशियंस वर कैटेगोरिकली वो रेडियो ट्रैक कर रहे थे. सो ऐसा नहीं है कि वो कहें कि रशियंस ने तो क्लेम ही नहीं किया ना कि जी नहीं झूठ है, ठीक है, वो तो वीडियोज आ रही हैं तो ये हो रहा है वो हो रहा है. वो तो एक बात. दूसरी बात ये कि चांद के ऊपर आपने बोला जब वो लोग पहुँचे तो उन्होंने मिरर्स रख दिए थे. उन मिरर्स को वहाँ पर ऐसे खुद ब खुद नहीं रखा जा सकता. आप ज़मीन से लेज़र मारें उस मिरर पे, इट रिफ्लेक्ट्स बैक. दैट्स अनदर प्रूफ. दैट्स अनदर प्रूफ. फिर इसके अलावा जब वो वहाँ मौजूद थे, वहाँ से वो रेगुलर स्टोन्स रॉक्स लेके ज़मीन पर आए. डिफरेंट स्पेस एजेंसीज को, डिफरेंट कंट्रीज़ को प्रोवाइड किया गया. रिसर्च हुई, उस पर कोई कैटेगोरिकली नहीं कहता कि ये चांद के रॉक्स. ठीक है. सो देन ये तो एक अलग. अब जी अब आते हैं कि चांद पे अपार्ट क्या हुआ है. रिसेंटली डिस्पाइट बहुत अनसक्सेसफुल मिशंस के, चाइना का बड़ा सक्सेसफुल मिशन रहे हैं और चाइना ने पौधा भी उगा के दिखाया. पौधा उगाया है जी हाँ चांद पे. वहाँ मिट्टी है, मिट्टी है, रेगुलर है, उसको अभी फर्टाइल नहीं है. आपने पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा. ऑक्सीजन नहीं है. सो यू क्रिएट एन एनवायरनमेंट, बट ऑन द मून वो पौधा बाकायदा उगा है और इट प्रूफ, जिसकी वजह से चाइना ने अब इसको आगे वहीं पर है. नहीं, अब वो चला गया, वो खत्म हो गया, मगर इट इज प्रूफ लाइफ पॉसिबल है. लाइफ पॉसिबल है. हमने क्रिएट करना है उसे वहाँ पर, वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना है. और चाइना इसीलिए जो है वो रिसर्च लैब वहाँ लेके जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान ने भी पाकिस्तान और चाइना की कोलैबोरेशंस भी बहुत ज्यादा हो रही है फ्लाइट के मैदान में भी और स्पेस में. जब हम बात करें तो रिसेंट क्या डेवलपमेंट है पाकिस्तान और चाइना की इन दिस डोमेन? श्योर. एक तो क्यूबसैट जो हमारा गया था, बिल्कुल सक्सेसफुल मिशन. फार साइड ऑफ मून के इमेजेस लेने गालिबन बोथ साइड्स, एक्चुअली बोथ साइड्स. फार भी जो रेजोल्यूशन था वो लो रेजोल्यूशन कैमरा था बनिस्बत क्यूबसैट, ठीक है. तो इसलिए उसका मेन पर्पस जो था वो इमेजरी, स्पेशली जब वो डिटैच होके चाइनीज़ लैंडर जो है वो चांद पे जाएगा, तो वो एक विटनेस करने के लिए एक एग्जांपल सेट कर दी. पाकिस्तान का जो क्यूबसैट है ये एक पहला कदम, बहुत बड़ा कदम है चांद की तरफ जाने के लिए. स्टेप इसके फ़ौरन बाद जो है 2 साल के अंदर अंदर होपफुली हमारा रोवर भी वहाँ लैंड करेगा इंशाल्लाह. मेड इन पाकिस्तान. मेड इन पाकिस्तान वहाँ लैंड करेगा. ये बड़ी अचीवमेंट है जिसको हाईलाइट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है. हम अक्सर बात कर रहे होते हैं ना यहाँ क्या बन रहा है, हम क्या करने जा रहे हैं. सो ये मेड इन पाकिस्तान, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इसको सेलिब्रेट इंशाल्लाह हम आज से 2 साल के बाद आप बता रहे हैं, हम जरूर मिलके करें. बिल्कुल बिल्कुल. और वो शायद हो सकता है कि अगर सारे चांद की तरफ रुझान कर लें तो फिर अगर कभी किसी ने कहा कि मुझे चांद चाहिए तो वो मिल सकेगा. चांद पे प्लॉट चाहिए, मतलब जो आप लाइफ पॉसिबिलिटी की बात हो रही थी ना कि तो हम एक कह रहे थे लोगों चांद तारे तोड़ कर ला कर दूंगा, वो चांद पे 5 मरले का प्लॉट ले ही दिया फिर. लेकिन वो लगभग कंस्ट्रक्शन जा रहे हैं अभी तो नहीं, पर यू नेवर नो इन फ्यूचर वो पॉसिबल होगी. और हो सकता है हम कहें कि वीकेंड हम जरा चांद पे जा रहे हैं. अच्छा, और शायद अभी देखिए हम बैठ के यहाँ पे बात कर रहे हैं और हम हंस भी रहे हैं चांद पे प्लॉट और वो, तो वो अच्छा ये वो वाली बात हो जाएगी जो आज हम बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स देखते हैं ना, तो हम कहते हैं हमारे दादा परदादा ने उस टाइम पे अगर 1 रुपए में जमीन ले ली होती ना कितने कनाल, तो आज हम रुल ना रहे. मतलब हम ले लेते हैं 5 मरले का प्लॉट ताकि हमारी को चौथी 5-6 नस्ल कह सके कि हमारे सुपर दादा ने लिया था. हमारे दादा परदादा ने खुद हमारे हम खुद करो, खुद बनाओ जी, उस टाइम तक देखेंगे क्या हो सकेगा. अच्छा, इसमें कमिंग बैक टू द टॉपिक, थोड़ा स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से भी इस पे बात करते हैं कि नई नई डिग्रीज या उसमें भी हम तब्दीली देख रहे हैं कि स्पेस को लेते हुए, क्योंकि ज़रा बच्चे सीखना भी चाहते हैं और इसी डोमेन में आगे उनके लिए जॉब क्रिएशंस एंड एवरीथिंग वो भी हो रही है बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली. पाकिस्तान में भी है. यूनिवर्सिटीज़ पहले शायद मुश्किल से 1 यूनिवर्सिटी थी या 2 यूनिवर्सिटीज़ थी जो एरोस्पेस तो पढ़ा रही थी, मगर स्पेस एंड नहीं, विद इन दी ओजोन लेयर कह लें आप, फ्लाइट के बारे में था, स्पेस ट्रैवल, डीप स्पेस ट्रैवल के बारे में कुछ नहीं था, मगर अब है. और अब हैंडफुल से ज़्यादा होते जा रहे हैं. प्लस ऑनलाइन एक्सेस इंफॉर्मेशन का बेहतर है. सो वो एक ज़रिया बन गया है ख़ुद भी एजुकेशन हासिल करने का, समझने का. बैनुल-अक़वामी लेवल पे देखा जाए तो यूनिवर्सिटीज़ हैव ओपनड अप. पहले ये सेक्टर क्योंकि बड़ा
कन्फाइंड था डिफेंस की हद तक दुनिया भर में, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान या किसी और मुल्क में, क्योंकि ये ओपन अप हो गया प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स हो हैं, स्टूडेंट्स के लिए मौके पैदा हो रहे हैं कि आप आएँ, रिसर्च करें, डेवलप करें, और की एक पूरी लहर शुरू हो गई है। इस्लामाबाद में, कराची में पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो है नेस्टैप के नाम से एक पूरी वो चेन बनाई हुई है। सो उसमें रहते हुए आप स्पेस रिलेटेड रिसर्च करें, एंटरप्रेन्योरशिप करें, कुछ कोई नई प्रोडक्ट बना के लेके, उसकी पूरी नाइकैट के नाम से एक इदारा है, वो इंक्यूबेट कर रहा है। यू हैव एन आइडिया, आप आएँ पुराने एयरपोर्ट, यस एग्जैक्टली, और आप वो आपको कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं, आपका आइडिया वायबल नज़र आता है, वो आपको ट्रेन कर रहे हैं कि बनाएं और फिर एक्सपोर्ट करें पाकिस्तान पूरा से इसके लिए माहौल प्रोवाइड कर रहे हैं, मेंटरशिप भी पर गाइडेंस भी, एब्सोल्युटली। अच्छा, इससे मुझे एक और चीज़ भी याद है, क्योंकि अभी हम स्पेस की तो बात कर रहे हैं, बट सैटेलाइट का भी जब जिक्र हम करते हैं तो स्टारलिंक से मुताल्लिक रिसेंटली कुछ बात हुई और ये कहा गया कि स्टारलिंक इज कमिंग टू पाकिस्तान। व्हाट इज़ योर ऑन दैट के क्योंकि ज़रा तकरीबन 14 ममालिक में उसकी सर्विस है, 40 लाख उसके कस्टमर बन चुके हैं, अभी रिसेंटली उसने स्टार्ट किया। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में स्टारलिंक, हाउ डू यू सी दैट? वेल, यू नो, आई वुड, माय पर्सनल ओपिनियन इज वी शुड वेलकम स्टारलिंक। राइट। और स्टारलिंक का मेन मकसद जो है वो रूरल सेक्टर है, जहाँ पर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप हुआ, दूर दराज इलाके में। अब वहाँ पर किस तरह रसाई होगी, इंटरनेट का एक्सेस क्या होगा, और इंटरनेट का एक्सेस सिर्फ ब्राउजिंग के लिए नहीं होता, और दीगर चीज़ें भी। अब तो हमारे लिए हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी का जॉब्स आपकी है उसके साथ, और वी आर टॉकिंग अबाउट दिस क्योंकि ज़रा वो बिल्कुल जो इंटरनेट की सर्विस है वो आपकी सैटेलाइट के थ्रू होगी, तो उसमें जिस आपने खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से आपको रिक्वायर्ड नहीं होता, सीधा सैटेलाइट से आपका कनेक्शन है और आप कनेक्ट हो जाते हैं दुनिया के साथ। बहुत शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे, बड़ा हम मौजूद इस पर हम गुफ्तगू कर रहे थे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। ख्याल ही बहुत है। चल पगली, मुझे पता है तेरे पास डेटा बहुत है। जब यूफोन 4G की डिजिटल ऑफर पे मिले 200 GB डेटा तो हर दिल बोले डेटा बहुत है। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन सिर्फ 60 सेकंड्स में आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन का रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल। पेशेंट्स वापस आके बताते हैं इट वर्क्स। हफ्ते में कितना कुछ बदल जाता है। अब हफ्ते की कोई अपडेट मिस नहीं होगी जब चलेगा जोंग वीकली डिजिटल मैक्स। 100 GB डेटा, लातादाद कॉल्स और SMS। रहो अपडेटेड एंड लेट्स गेट डिजिटल विद जोंग 4G। दीवार के पार क्या है, नकाब के पार क्या है, इस बहस में मत उलझो। सिर्फ ये जानो कि समझ की तह तक पहुंचने के लिए सोच की सीढ़ी दरकार होती है। एक जरा सोचने दो। कहीं भी रोशनी देखो, उसे आगही मत समझो। 4 लफ्ज पढ़ लो तो खुद को अरस्तू और नीचे मत समझो। मफहूम की वुसअत में दलील को भटकने दो। अपनी बेयकीनी को एक जरा सोचने दो। टीजीवी होम पर। रैपिड एक्शन सिर्फ 60 सेकंड्स में आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन का रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल। पेशेंट्स वापस आके बताते हैं इट वर्क्स। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं आपको खुशामदीद। और आज हम बात करेंगे किताबों की, और जब हम किताबों की करते हैं अक्सर ये बात तो की जा रही होती है, हमारे प्लेटफॉर्म से भी हम इस पर बात करते हैं कि किताबों का शौक ज़रा कम हुआ। ठीक है, नए नए फॉर्मेट्स में किताबें आ रही हैं, PDF फॉर्मेट्स में आ रही है, तो लोग पढ़ भी रहे होते हैं जिन्होंने किताब पढ़नी हो। जनरेशन है वाकई इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पा रहा होता, और मे भी शायद शुएब उसकी एक वजह ये भी है कि आप किताबों के बारे में बात होते हुए बड़ा कम देख रहे होते हैं। सोशल मीडिया पे भी बड़े कम प्लेटफॉर्म्स हैं जो बात कर रहे होते हैं, या मे बी जिस तरह आप
अब की जो जनरेशन है उसको कैसे अट्रैक्ट करना है आपने किताब की तरफ, मेरा ख्याल है इसके ऊपर बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यही हमारा सेगमेंट है रीकनेक्ट विद बुक, और आज 4 किताबें हम लेकर आए आपके लिए। उन 4 किताबों पर बात करेंगे, और जिन्होंने वो 4 किताबें लिखी हैं 2020 के बाद से 4 किताबें लिखी हैं, वो भी साथ मौजूद होंगे। उनसे हम उन किताबों से मुताबिक डिटेल से बात भी करेंगे। किताबें जनाब, इसमें 2 नॉवल हैं, 14 डेज, एक है ब्लोइंग, एक शॉर्ट स्टोरीज का मजमुआ है नथिंग गोल्ड कैन स्टे, एक रिसर्च पर किताब है वो है फाइटिंग फॉर द पैराडाइज। तो ये 4 किताबें हैं जिन पर आज हमें बात करनी है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इन किताबों के राइटर हैं डॉक्टर मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? थैंक यू वेरी मच, मैं अच्छा हूँ, बहुत शुक्रिया मुझे आपने इनवाइट किया। आपके आने का शुक्रिया। हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब, सबसे पहला कमेंट तो जिससे हमने अभी सेगमेंट का आगाज भी किया कि बड़ा रुझान हो गया, आप भी देख रहे हैं, हमने पीछे देखें बुक्स रखना शुरू की हुई है, साथ साथ कि हम बात भी करें और लोगों को हम कहीं एटलीस्ट हम किताब को दिखाना शुरू कर दें। क्या रुझान आपने भी कम होते देखा है? क्या गलतियाँ आपको लगती हैं? देखें, ये बड़ा पैराडॉक्सिकल है। आमतौर पे हम सुनते हैं कि किताब पढ़ने का रुझान कम हो गया है, लेकिन जब हम मुख्तलिफ जो बुक फेयर्स हैं या मेले लगते हैं या वहाँ पे जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे नज़र आते हैं, फैमिलीज़ नज़र आती हैं, बच्चे नज़र आते हैं, हर एज के लोग नज़र आते हैं। और अभी लेटेस्ट मैंने कुछ एस्टिमेट देखे कि बहुत ज़्यादा किताबें बिकी भी हैं। तो ये सुनते तो हम हैं कि किताबें कम हो गई हैं, रुझान कम हो गया है, लेकिन किताबें बहुत ज़्यादा पब्लिश हो रही हैं। पाकिस्तान में जो पब्लिशर हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जो राइटर हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और कहीं ना कहीं पे किताब पढ़ी जा रही है, तो किताब लिखी जा रही है। That's true। और अच्छा कंटेंट अगर सामने आए, अच्छा लिखा जाए तो फिर रीडर्स तो हैं, लेकिन वही बात है रिकनेक्ट बहरहाल हमें फिर भी करना है नई जनरेशन को। तो किताब के साथ जो एक ताल्लुक है, मजबूत ताल्लुक, एक दोस्ती, वो बरकरार रह सके। डॉक्टर साहब, 4 किताबें जो कि आज आपके साथ मौजूद भी हैं, आपने 2020 के बाद लिखी, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, 14 डेज। 14 डेज से वैसे फौरन ना माइंड में कोविड आता है हमारे। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही गेस किया। ये 14 डेज कोविड के दिनों में ही ये किताब लिखी गई है। और जब आपको याद होगा कि जब कोविड सबसे पहले पाकिस्तान में एक लॉकडाउन लगा था 14 दिन के लिए, 14 डेज के लिए, और वो बड़ी एक मुश्किल सिचुएशन थी हम सब के लिए। वैसे तो पूरी दुनिया के लिए थी, लेकिन पाकिस्तान में स्पेशली लोगों ने बहुत ज़्यादा फील किया, मैंने भी फील किया। और इस किताब की खास बात यह है कि 14 दिनों में ही लिखी गई है, विद डेट्स। जो वो 14 डेज का कोविड था, ये फर्स्ट डे से स्टार्ट हुआ, और जब कोविड 14 डेज ख़त्म हुआ तो ये किताब भी ख़त्म हो गई। इसमें बुनियादी तौर पे वो तमाम बातें जो कि आपने महसूस की, देखी, बिल्कुल, मतलब जो एक आम आदमी उस वक्त फील कर रहा था कि अचानक आपको एक कमरे में कर दिया गया, और जब आप बाहर जा रहे हैं तो एक अजीब सा फियर आपके साथ था। आपको याद होगा कि लोग बाहर जाते थे, जब कोई चीज़ लेके आते थे तो सबसे पहले तो अपने हाथ धोते थे, जूते बाहर उतारना शुरू कर दिए, कपड़ों को देख के डर लगता था कि कोई मैं चीज़, इम्पैक्ट उसका बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। तो आपने उन 14 दिनों को यूटिलाइज किया, आपने कहा मैं क्वारंटीन हूँ लेकिन एट द सेम टाइम मैं उसको प्रोडक्टिव, जो कि हमने बहुत सारे लोगों को मुख्तलिफ काम करते हुए देखा। क्या क्या आपके एहसास हैं जो इसमें आपने लिखे हैं सो दैट हर कोई इससे कनेक्ट कर सके? अच्छा, इसमें जो प्रीडोमिनेंट था वो तो फियर का था, और हम सब ने उस वक्त ये, क्योंकि कोविड के शुरू में आपको पता था, ये पता नहीं था कि ये किस किस्म का बीमारी है, और डर खौफ बहुत ज़्यादा जा रहा था हमारे आसपास। और हम जैसे जो ममालिक हैं वहाँ पे जब सब चीज़ बंद हो गई तो जो लोग जो हैं, जो दिहाड़ीदार हैं, उनके लिए बहुत मसाइल आना शुरू हो गए। इवन जो लोग खुशहाल हैं वो भी एक अजीब सा, हाँ जी। तो एक तो उसमें इस फियर को कैप्चर किया, लेकिन साथ जो मुझे इसमें एक डोमिनेंट थीम आता है वो लाइफ का आता है, कि जब भी मुश्किल में हम फंसते हैं, इंसान मुश्किल में फंसता है तो उसका हल निकालता है। तो इस किताब में जगह जगह आपको फियर, लेकिन साथ उसकी उसका एक अपोजिट चीज़ भी नजर आ रही है, हो तो क्या किया जाए। और इसमें होप का एलिमेंट है कि अगर एक चीज़ आई है तो इंसान जरूर इसका कोई ना कोई हल तलाश कर लेगा। डॉक्टर साहब, अभी के लिहाज से अगर बताएं कि ये किताब किस तरह लोग, क्या डर को किस तरह काबू पाया जा सकता है, अभी अगर लोग इसको पढ़ना शुरू करें तो कैसे रिलेट कर सकते हैं? देखिए, फियर तो वैसे हमारा एक ऐसा जज्बा है कि इंसान के साथ साथ चलता रहता है। तो उन दिनों को देखते हैं कि जब पूरी दुनिया फियर का शिकार थी, तो किस तरह हम उस फियर में से निकले और एक नई लाइफ का हमने आगाज किया। तो ये किताब भी आपको यही बताती है कि जितनी मुश्किल आप पे आती है, बतौर इंसान आपने घबराना नहीं है, पर आपने उससे आगे निकलना जी, आपने हर मुश्किल रास्ता तलाश करना और आगे। और देखिए, जिस ज़ात ने मुश्किल दी है वो इसमें से निकालने की का हौसला और हिम्मत भी देता है। और कोविड में भी यही हुआ, हम लोग निकले फिर इसमें। मूविंग ऑन, अगली किताब पे चलते हैं जनाब।
ब्लोइंग, अब माइंड ब्लोइंग की किताब ये कब लिखी गई, इसके पीछे क्या साइंस है, थोड़ा सा उस पर प्लीज रोशनी हाँ, डालिएगा। ये माइंड ब्लोइंग है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग नावल है इस लिहाज से कि इसका जो सब टाइटल मैंने दिया है कि अ नावल अबाउट ब्रेन रिकंडीशनिंग, माइंड कंट्रोल एंड कॉग्निटिव रीसेटिंग। आप सबने सुना होगा कि आजकल बहुत काम हो रहा है कि इंसान का जो माइंड है या ब्रेन है उसको किस तरह उसकी सलाहियतों को बढ़ाया जाए। कुछ एक्सपेरिमेंट भी इस पे हो चुके हैं। ये किस्म का साइंस फिक्शन है जिसमें एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कुछ लोग कि चिप एक इंसान के ब्रेन में उसको इंस्टॉल किया जाए और उसको इंटरफेस बनाया जाए उसका कंप्यूटर के साथ, और ताकि कि अगर कोई माइंड में कोई चीज़ एंटर करना चाहते हैं, जिस तरह डेटा हम कंप्यूटर में और कुछ डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी करते हैं, क्योंकि समटाइम्स डिलीट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यही इसमें एक है कि क्या पॉसिबिलिटीज है हमें और इसके क्या क्या खतरात भी हैं। खतरात कि अगर ये टेक्नोलॉजी उन लोगों के हाथ में आ जाती है, ये आपके माइंड में जो कुछ है वो सबको डिलीट करके कोई नई चीज़ उसमें स्टोर कर दें तो आप क्या बन जाएंगे। ठीक है, तो जहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम बहुत सारी बीमारियों को इसके ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत सारे उन ख्यालात को जो माशरे के लिए नेगेटिव हैं, एक्सट्रीमिज़म फॉर एग्जांपल, ये और नेगेटिव चीज़ें हैं, उनको किस तरह इंसान के दिमाग से निकाल सकते हैं। ये तो हम सबको पता है कि बेसिक जो हमारा मेन आर्गन है बॉडी का वो ब्रेन ही है। एवरी पार्ट ऑफ द कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन, तो उसको पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन नेगेटिव ये है कि अगर कुछ ऐसे लोग हैं या ग्रुप्स हैं जो आपकी आइडेंटिटी को ख़त्म करना चाहते हैं, तो वो ऐसे सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर सकते हैं कि आपकी सोच ही टोटल चेंज हो जाए, आपका बिलीफ सिस्टम ही टोटल चेंज हो जाए। जो एक आइडिया अपनी कौम, नजरियात हैं आपके अपने बारे में, सारे के सारे बात आपने की, इसके खतरात बहुत ज्यादा हैं फिर। बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। देखिए ना, एक चीज आपने बना दी, जिसकी ये टेक्नोलॉजी होगी या जो टेक्नोलॉजी के पीछे होगा, वो एक शख्स हो, वो एक कौम हो, नेशन कोई भी हो, वो कंट्रोल करेगी, वो डायरेक्शन देगी, वो रास्ता दिखाएगी। एग्जैक्टली। अभी भी अगर ब्रेन वॉशिंग का जो हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं वो इसी से प्रोबेबली रिलेट कर रहा है, उससे रिलेट करता है। लेकिन अभी तो ब्रेन वॉशिंग प्रोसेस है, बड़ा लंबा प्रोसेस है। हो सकता है कि 2 साल में आप बिल्कुल चीज सिखाना, जिसको आप नैरेटिव आजकल कहते हैं, वो नैरेटिव बनता है नहीं बनता। ये तो बिल्कुल इन सेकंड्स है ना, ये तो सेकंड में है ना, कि आपने एक चीज आपके दिमाग में इंस्टॉल की, सारी चीज पिछला डेटा रिमूव कर दिया, नया इंस्टॉल कर दिया। यार छोटे से बच्चे में आपने कोई 80 साल के बुजुर्ग का तजुर्बा डाल दिया उसके दिमाग में। आई मीन सुन के बहुत डिफरेंट लग रहा है। आई वुड लव टू रीड दिस बुक एज वेल। इसमें डॉक्टर साहब ने किस तरह से सब चीज़ों को कंपाइल किया है। अगली किताब की तरफ पढ़ते हैं और वो है जनाब शॉर्ट स्टोरीज एंड दैट इज नथिंग गोल्ड कैन स्टे। अच्छा, थोड़ा सा पहले इस टाइटल पे बात हाँ, ये टाइटल नथिंग गोल्ड कैन स्टे। इसमें ये टाइटल जो मैंने बारो किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट से। रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत अच्छा शायर है, अमेरिकन पोएट है, और उसकी एक छोटी सी पोएम है, अगर कहें तो मैं थोड़ा सा इसको पढ़ भी देता हूँ कि नथिंग गोल्ड कैन स्टे, नेचर्स फर्स्ट ग्रीन इज गोल्ड, हर हार्डेस्ट ह्यू टू होल्ड, हर अर्ली लीफ इज अ फ्लावर, बट ओनली सो एन आवर, देन लीफ सबसाइड्स टू लीफ, so Eden sank to grief, so dawn goes down to day, nothing gold stay. तो हर अच्छी चीज़ जो है वो चली जाती है, ये इसका बनता है। और इसमें 10 शॉर्ट स्टोरीज या अफसाने हैं। ये थोड़ा नॉवल से दोनों से डिफरेंट है इसमें, क्योंकि बेसिकली जो लव के लाइफ के जो बेसिक हमारे जज्बात हैं, जिसमें लव है, हेट है, फियर है, एंगर है, ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ स्टोरीज। और ये बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त होगी। अगर शॉर्ट स्टोरीज हैं, उन बच्चे रिलेट कर सकते हैं, या किस एज ग्रुप को आप रिकमेंड करेंगे? कम से कम टीन एज हो, उससे कम, ठीक है, 15 एंड इसको समझ भी सकेंगे। और कुछ स्टोरीज फिर फिलोसॉफिकल थोड़ी सही। और वो जो लोग जिनका अटेंशन स्पैन बेसिकली जो कम है, जो लोग कहते हैं कि जी छोटी स्टोरीज हो, बहुत लंबा उसको याद नहीं रख सकते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी है। शॉर्ट स्टोरी होती उनके लिए कि जो एक सिटिंग में पढ़ी जा सके, हाफ एन आवर मैक्सिमम 1 आवर, इससे ज़्यादा। क्या हर स्टोरी में जो उसकी पीछे ऐसी है कि हर अच्छी चीज़ चली जाती है? हाँ, हर स्टोरी में तो शायद आपको नजर ना आए, लेकिन जो ओवरऑल एक उसकी वाइब क्रिएट हो रही है, वो यही क्रिएट हो रही है कि किसी चीज़ के साथ आप जिंदगी भर नहीं रहते, कोई चीज़ मुस्तकिल नहीं रहती। वो जितनी भी अच्छी है, जितनी भी मेहनत से हासिल की गई है, उसका एक टाइम फ्रेम है। वो शोहरत है, वो पैसा है,
इंटेलेक्ट है, कुछ भी है वो चला जाता है, चला जाता है। It देखिए, doesn't stay सबसे खूबसूरत चीज तो जिंदगी खुद है। जिंदगी खुद और है, जिंदगी yes, चली जाती वो भी है। चली जाती है। लेकिन ज़ाहिर है वो एक और तरफ को हम चल पाते हैं, जिंदगी ये तो एक पार्ट है ना। उसके बाद तो ज़ाहिर है फिर हम जो हमारा बिलीफ लिया कि हम तो आगे बढ़ते हैं, हम ये कहेंगे। अगली किताब की तरफ चलते हैं और दैट इज अबाउट अ रिसर्च फॉर द पैराडाइज। फाइटिंग फॉर द पैराडाइज, ये टोटली डिफरेंट है। ये मेरे जो पीएचडी और एमफिल से जो मैंने सीखा और किया उस पे बेसिकली ज़्यादा बेस करती है। आपको याद होगा कि सवात में बहुत बड़ी एक अपराध हुई थी तालिबान की 2008 के ज़माने में, और फिर बहुत मुश्किल से वहाँ से उनको निकाला गया। ऑपरेशन हुआ था। हमारी आर्मी ने ऑपरेशन किया और उनको वहाँ पे पीस कायम किया। तो ये वहाँ सवात के हवाले से है कि किस तरह वहाँ पे अपराइजिंग हुई। तो ये उस पूरे प्रोसेस को दिखा रहा है, कैसे अपराइजिंग हुई, कैसे ऑपरेशन हुआ। जी बिल्कुल, उस पूरे को दिखाता है, उस पूरे को। और फिर इसमें जो ओवरऑल पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज्म की एक लहर आई है पिछले 20-30 सालों में, उसको इसमें टैकल किया गया है। और इसमें फिर कुछ लेसन्स भी, किस तरह हम एक्सट्रीमिज्म को और टेररिज्म जो इस वक्त हमारा बहुत बड़ा मसला है उसको हम किस तरह हल कर। चले, मेरा ख्याल है ये भी यंगस्टर्स के पढ़ने की बहुत इम्पोर्टेंट है, और स्पेशली अगर हम हिस्ट्री की बात करें, जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं और आप ज़ाहिर अपने बड़ों से सुनते होंगे, सो ये एक दरिया को पूजे में बंद इस किताब के अंदर करने की पूरी कोशिश की गई है। ये हमारी एक कोशिश है, ये सेगमेंट हम आए बगाए लाते रहेंगे आपके लिए, जिसमें हम आपको रिकमेंड करेंगे कुछ किताबें। आपकी किताब से दोस्ती अगर नहीं है तो वो हो जाए, और अगर आपकी ऑलरेडी दोस्ती है तो मजीद पुख्ता हो जाए। रिकमेंडेशन हमारी तरफ से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से आपने चारों किताबों को आपने इलेबोरेट भी किया, एंड बहुत अच्छा लगा कि आप जैसे लोग लिख भी रहे हैं, अच्छा हर एज ग्रुप के लिए आप लोग लिख रहे हैं, और बहुत अच्छे से लोग इससे रिलेट भी कर पाते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। सेंसराइन रैपिड एक्शन सिर्फ 60 सेकंड्स में आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसराइन रैपिड एक्शन का रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल। पेशेंट्स वापस आके बताते हैं इट वर्क्स। हफ्ते में कितना कुछ बदल जाता है। अब हफ्ते की कोई अपडेट नहीं होगी जब चलेगा जोंग वीकली डिजिटल मैक्स। 100 GB डेटा, लातादाद कॉल्स और SMS। रहो अपडेटेड एंड लेट्स गेट डिजिटल विद जोंग 4G। सेंसराइन रैपिड एक्शन सिर्फ सेकंड्स में आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसराइन रैपिड एक्शन का रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल। पेशेंट्स वापस आके बताते हैं इट वर्क्स। इल्म एक लाजवाल दौलत जो खर्च करने से नहीं बढ़ती है, और आपके इल्म में इजाफा करने के लिए पीटीवी नेटवर्क लेके आ रहा है एक मेगा क्विज शो अज़्म आलीशान, जो होगा नेशनल और इंटरनेशनल नॉलेज से भरपूर। एक ऐसा शो जो हर पाकिस्तानी के लिए लेके आएगा इल्म का खजाना। इसमें पूछे जाएंगे हमारे स्टूडेंट्स से हमारे पाकिस्तान से रिलेटेड मालूमात, जो होंगे जनरल नॉलेज, एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट से भरपूर। अज़्म आलीशान देखना हरगिज मत भूलिएगा, सिर्फ पीटीवी होम पर। शाद रहे आबाद रहे मेरा पाकिस्तान, अज़्म आलीशान, अज़्म आलीशान। ना यार, तो तेरे खानदान में कोई वकील नहीं? दो थे, दोनों ने मुकदमा दायर कर दिया, दोनों को सजा हो गई। तुम्हारा नाम तो असगर ही है ना? जी जी। तो बस तुम अपना हाँ कर दो कि मैं बचपन में खो गया। खाना पीना नहीं भूलता, रास्ता भूलती है। रास्ता भी कोई भूलने की चीज है बावड़ी? तुम ये कहना चाहते हो कि हमें पेड़ गिनने की बजाय सिर्फ आम खाने से गरज रखनी चाहिए।
वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। आज एक और सितारा हमारे सेट में मौजूद है और इनकी बातें चमकता दमकता, और क्या आज इनकी साड़ी है, लिटरली दिल कर रहा है मैं कहूँ बस आप वापसी पर ये देती जाइएगा। उन्होंने भी किसी से ली है ये अभी नहीं बताना था, सॉरी ये हमने उनके मुंह से सुनना था। अच्छा मैंने कौन सा आपको बताया कहाँ से ली हुई, आप समझ रहे हो किसने स्पॉन्सर की हुई है ना, शायद किसी ब्रांड ने उनको दी होगी, आप तो ये सोच रहे होंगे, लेकिन कहानी कुछ और है। कहानी हम रिवील करेंगे, लेकिन इससे पहले जरा उनके बारे में बताते चलें क्या किरदार निभाती हैं और जो किरदार उसमें जान डाल देती हैं। और लिटरली साथ जो हम कह रहे होते हैं ना लीड कैरेक्टर से, और ऑब्वियसली सब अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छा काम करें, लेकिन वो कहते हैं कि जो कैरेक्टर होता है ना उसको रजिस्टर करवाना वो किस तरह से आप करते हैं और उसमें आप किस तरह से पजीराई हासिल करते हैं, ये एक बाकमाल एक्टर का ही कमाल होता है। एडी एज एडी उन्होंने काम शुरू किया असिस्टेंट डायरेक्टर, वहीं पर एक्टिंग की ऑफर भी हुई और उसके साथ साथ उन्होंने जब एक किरदार वो इतने अच्छे से निभाया कि साथ साथ उनको बाकी ऑफर्स भी होती गई और आज जो है पाकिस्तान उनके पास हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री है उसका एक बड़ा नाम है। माशाल्लाह जवेरिया नैयर साहब ने आज हमें ज्वाइन किया इन द स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग। जबरदस्त, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक मजे में, और यहाँ की मॉर्निंग तो इतनी उधम मॉर्निंग है कि ये अल्लाह मियां जानते हो, मैं जानती हूँ मैं ये कपड़े पहन के कैसे वो कहते हैं ना अक्सर वीडियोस देखते हुए जब भी कोई पहाड़ों में शूट हो रहा होता है हीरोइन का, को ठंड नहीं लगती, साड़ी स्लीवलेस और वो इस तरह पहन के जो है ठंड में आप कोशिश नहीं कर सकते। वो तो वाकई देख के आप बेशक हीटर वाले कमरे में बैठे हो, आपको देख के ठंड शुरू लगने हो जाती है। और यहाँ ठंड है, बिल्कुल है। अब चूंकि बात साड़ी पे आ चुकी है, जो हम थोड़ा सा एक बात कर रहे थे ना कि साड़ी बड़ी खूबसूरत साड़ी मांगे की है, सुन रही थी मैं, सुन रही थी। किसी गैर से तो नहीं, किसी गैर से नहीं मांगी, नहीं मांगी, जिस पे बहुत हक है उसी बिल्कुल उसी से मांगी। बहुत ज्यादा साड़ियां इन्होंने अपनी अम्मी की अपने पास रखी हुई है। ये साड़ी किसकी आपको पता, ये अम्मी की है? है और इस पे मैंने सिर्फ ये गिम लगाई है। ओके हाँ, क्योंकि अच्छा इसका शिफॉन हो गया या ये जॉर्जेट हो गया, ये वो वाले कपड़े होते हैं जो नस्ल दर नस्ल चल रहे होते हैं अगर आपने इनको संभाल लिया है तो। और संभालता वही है जिसको रिश्तों की कदर होती है। हर कोई कुछ भी संभालता, चीजों की कदर नहीं, जिसने वो चीज दी अगर आप उसकी कदर करते हैं तो वो चीज आपके लिए ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैंने एक जगह कहीं पढ़ा था कि जिंदगी में तो भाई भूखा मार दिया बेचारे को, मरने के बाद देखें दे रहे हैं, तो खुदा का वास्ता है वो देखें उसको पहले ही खिला दे, एक एक पाव चावल खिला दे ताकि इंसान बच जाए और खुश रहे और जिए ज्यादा। मेरे ख्याल आप होते हुए सेट पे तो बड़ी रौनक होती होगी। मैं और जवेरिया सऊद, हम दोनों जो है वो बड़े पुरौनक हैं, क्योंकि वो भी जवेरिया है मैं भी जवेरिया, दोनों का मसला है कि खुशियां बांटने वाली फैलाने और सहेलियां दोनों, तो हमारी दोस्ती हो गई बिल्कुल ऐसे ही, ऑन स्क्रीन भी और ऑफ स्क्रीन भी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और आपको पता है वो बहुत मुझसे भी कई गुना ज्यादा वो तो है, और लेकिन ऑन स्क्रीन जब मिल जाते हैं तो वो हम फुल स्टॉप नहीं लगाते अपनी मुलाकात के आगे, और ये मेरे तमाम दोस्तों के साथ है। मैं एक कंटिन्यू के लिए ना एक छोड़ देती हूँ, तो जब हम मिलते हैं तो वहीं से दोबारा हम लोग वैसे ही हो जाते हैं। वो जो फुल स्टॉप लगा के हम भूल जाते हैं और हम सोचते हैं कि यार ये फोन करे, इतना अरसा हो गया, मैं करूँ, मैं तो मेरी तो हाँ वो सरिया आ जाता है, तो वो नहीं आना चाहिए। आपने गर्दन में सरिया कैसे नहीं आने दिया? वो ना आपके साथ पता क्या होता है, बचपन से आपकी तरबियत ऐसी होती है, तो हमारे जो अब्बा है ना उनके पास नहीं था वो वाला सरिया, तो हमें कैसे होता? जेनेटिक्स में नहीं था। अच्छा मुझे लग रहा था अभी 2 मिनट मुझे लगा जहां आ रहा आ गई इनके अंदर। नहीं बहन, वो तो वहीं पे रहती है, यहाँ भी नहीं आती। वैसे मजा आया जवेरिया इस कैरेक्टर को निभाते मैंने इसको मजे से किया है। और आपको मैं बताऊं, मैं उन तकरीबात में मैंने जाना शुरू किया जहां पर जेर लगा के बात करने वाले लोग हैं, तो इस कैरेक्टर को बड़ा सपोर्ट किया उन अल्फाजों ने जो मुझे कहीं से मिले, जैसे होता है ना भेन ए भेन, ये तो बहुत लोगों को पसंद आया। और भाई तो कोई कमाल नहीं, अल्लाह पाक का है, वो भाई खुद ही आमद होती है और कर रहे होते हैं। बल्कि जवेरिया तो बहुत सारे सीन्स ना वहीं पे, सुन हम इसको यूं कर लेंगे, ओ सुन ऐसे कर लेंगे, तो अब ना वो बता रही होती थी तू ये बोलना मैं ही बोलूंगी, ओके डन, हम वहीं पे सीन कर दिया करते थे। इम्प्रोवाइज आप लोगों ने साथ-साथ खुद से बहुत हमने ये कैरेक्टर ऐसा ही था जैसा आपको बताया गया, चलो डायलॉग्स तो चेंज जी, ये कैरेक्टर था बस ऐसा। ये एक कपड़े बेचने वाली औरत है, हाँ। जो कि रेप्लिका ड्रेसेस बेचती है, और ये अजरा की दोस्त है। बाद में ये आगे जाके इसको बाबा के चक्कर में ले जाएगी और इनके घर में थोड़ी तबाही जो आ जाएगी वो इस वजह से आएगी।
तो उसूलन तो ये कैरेक्टर पे कपड़े बेचने वाली का था, तो कोई भी बंदी आती पोटला उठा के वो 4 बातें अपनी इकट्ठी और करके चली जाती, हाँ। और बाबा का बताया थी। फिर सारे लोगों ने इस कैरेक्टर से रिलेट किया, चाहे आपका लहजा वैसा या नहीं है, क्योंकि वो इतना रियलिस्टिक कैरेक्टर बना दिया इन्होंने कि आप बैठे हुए अपने ड्राइंग रूम में, आपको लगता है कोई औरत आके साथ वाली मोहल्ले की आपसे आके बात करिए। बड़ी बड़ी बात होती है कैरेक्टर में जान डाल देना। जिस तरह कैरेक्टर तो है जो आपको बता दिया गया, उसके अंदर उसको इम्प्रोवाइज करके आपने उसको असल किरदार बनाना है। हमारे डायरेक्टर साहब ने मैंने उनसे ये कहा कि मैं ऐसे बोलूंगी, मैं इस तरह छालिया का, उनका ओके। और जब हमने पहला सीन किया तो उन्होंने कहा बेहतरीन। अच्छा, मुझे सजेस्ट किया इनको जवेरिया ने, क्योंकि जवेरिया ने और मैंने एक वेब सीरीज थी वो कहीं की ठीक है तो उसमें मैंने एक कैरेक्टर किया उनकी पीएस का, जो कि थोड़ी गुंडी बदमाश टाइप होती है। तो उनको ऐसा लगा था कि शायद मैं कर सकती हूँ, और अल्लाह ताला ने उनकी उम्मीद को पूरा भी करवा दिया कि कर। और अब मेरी और अजरा की जोड़ी को लोग बहुत पसंद करते हैं, एंड थैंक यू सो मच कि लोग इतना चाहते हैं। लोगों ने बहुत पसंद किया इस प्रोजेक्ट को। और तो आप लोगों ने क्यों नहीं देखा, पीटीवी पे मैंने इतने काम किए हैं। नहीं, काम तो पीटीवी नाज में किया है मैंने। किया, बिल्कुल किया। आपने काम इतना ज्यादा कर लिया, हम क्या करें? कहाँ किया इतना ज्यादा, जो करना है अब तो पार्टी शुरू हुई है। ओहो, क्या करना है जिंदगी में? काम करना है। देखो, काम करने आए, काम से नाम बनाना है, और जब अब दुनिया से जाना है ना, तो एक आपका नाम होना चाहिए। अपने रोए ना रोए, लेकिन और कुछ लोग हों जो एक आधा यार अच्छी बंदी थी ये होना चाहिए। अपने भी रोएंगे, अपने क्यों नहीं रोएंगे? अपने यार रोते हैं वो तो उनका तो लॉस हो जाता है ना, लेकिन जो आप दोस्त है, आप सबको नहीं जानते, आप यकीन करें, मुझे सब लोग बड़ी दुआएं करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। लेकिन जब एक रोड पे जाती हुई खातून या कोई भाई साहब मुझे कहते हैं अल्लाह आपको बहुत तरक्की दे, आप बड़े मजे का कैरेक्टर करते हैं, ये आपने कमाया यार, ये कहाँ से आ जाती हैं दुआएं, ये कहाँ के हमें सपोर्ट करती हैं, हमें पता ही नहीं चलता। ये इज्जत है ना जो कमाई है। बहुत बहुत खतरनाक चीजों से बंदा निकल जाता है। अच्छा, वैसे इतनी माशाल्लाह इतनी लाइवली है, जिस तरह सेट पे आपने बात की कि जाती होंगी तो 4 चांद लगा देती होंगी, असल जिंदगी में भी संजीदा शख्सियत या फिर जस्ट कैमरा अभी जिस तरह से? तो बस अभी शायद हम लोगों ने नाश्ता साथ किया था, ऐसी वाइब्रेंट, तो मैं ऐसी हूँ। अब पता नहीं हजम नहीं होती मैं लोगों को वाकई नहीं होती ना, क्यों पता नहीं क्यों। फिर वो मजे से बातें होते तो लोग कर रहे होते हैं और एंजॉय करते हैं, लेकिन फिर फौरन ना थोड़ा इधर उधर, यार ये कितनी बातें करती है। रियली ऐसे होते हैं लोग बहुत सारे। अच्छा ऐसा कभी सेट पे भी ओवरऑल भी अक्सर होता है ना, कुछ लोग आपके सामने बैठ के पता होता है कि अच्छा आपकी ऐसी तारीफ अक्सर साइड पे पीछे जाके बात करिए, अल्लाह कितनी बातें करती है। यार हमने अभी सबसे जो मैंने बड़ी कास्ट काम किया वो ये बेबी बाजी में, तो एक और भी है, वो भी अभी ऑन एयर होने वाला है कहीं से। तो तो वो जो है यार, ये लोग बड़े कोई अच्छे लोग हैं, इन लोगों के अंदर ऐसी चीज़ नहीं है। इतनी तारीफ आपको मैं बताऊं, मेरे लिए बड़े ऑनर की बात थी जब सऊद भाई उठ के आए और मैं बैठी हुई थी सामने सोफे पे, उसी रूम में क्या करें, आपका काम बहुत अच्छा आ रहा है, आपको पता है आपने बड़ा अपने कैरेक्टर को ग्रिप करके रखा है। माशाल्लाह। जवेरिया और मैं ये बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा मुझे कि यहाँ वाकई अच्छा करिए, ये बहुत बड़ी बात है, हमारे सीनियर हैं और क्या कहा जाए, अल्फाज मेरे पास बहुत सारे नहीं हैं, काबिले इज्जत एहतराम। और हसन भाई ने, सुनीता मार्शल के हस्बैंड है, उन्होंने मेरे काम की तारीफ की। फिर बाकी तो पब्लिक बता रही है, पब्लिक बता रही है, सोशल मीडिया भरा पड़ा जहां बहुत पसंद आई है। भेन ना करो ऐसी बातें, मैं फिर रूठ जाऊंगी। मैं मना लूंगा। यहाँ से बोलो, यहाँ से ये भेन ना तुम्हारे को है, ये बड़ा मुश्किल है। बॉडी लैंग्वेज भी आप ही कर सकती है। नहीं, हमारा काम ही नहीं, हमसे नहीं होता। नहीं होता। एक्टिंग इज सच अ डिफिकल्ट थिंग टू डू, आई मस्ट से दैट। और पता है एक्टिंग से ज्यादा वॉइस ओवर मुश्किल है। और आप तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं माशाल्लाह। वॉइस ओवर मुझे लगता है मैं वॉइस ओवर में डे बाय डे सीख ही रही होती हूँ। आपने अर्तुरुल में भी किया और उसके अलावा कई प्रोजेक्ट्स में आपने किया। अर्तुरुल में किया, और उनका तो बता सकते हैं ना नाम, चैनल नहीं बताऊंगी। बता दें। बताएं। वो कौन सा है, अभी एक मेहमत कहीं से चलेगा, बिल्कुल ठीक है, तो उसमें हूँ। और उसमें एक वो है कोई क्रिश्चियन मल्क, उसका कैरेक्टर, क्योंकि मेरी आवाज जो है ना वो कुछ मलकाओं जैसी मेरी आवाज, मलका है वो, थोड़ी बड़ी उम्र की है। और एक और कर रही हूँ, कर चुकी हूँ, वो भी चल चुका है, सलाउद्दीन, वो भी कर लिया। तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, ये बड़े बड़े में हम छोटे को काम मिल गया। तो लोगों को पता नहीं चलता कि आवाज किस है।
नहीं पता चलता, ये बात है। सबसे ज्यादा खुद कौन सा कैरेक्टर एंजॉय किया, वो चाहे एक्टिंग के पर्सपेक्टिव से या फिर वॉइस हो? एक मैंने किया था कौसर पापा, जो कि मेरे लिए लकी साबित हुआ, उसके होते होते ही मुझे गुलशन आरा मिल गई। तो ये वॉइस ओवर आर्टिस्ट होने की वजह से आपको इतना फायदा मिल रहा है एक्टिंग में? वॉइस ओवर मैं आपको पता है क्या करती हूँ, घसीट के लेके आती हूँ लोगों को जिनकी आवाज अच्छी हो, या मुझे, क्योंकि हमारी जो वॉइस ओवर इंडस्ट्री है ना बहुत छोटी है, वहाँ लिमिटेड लोग हैं, वो सब इतने मसरूफ हो चुके हैं कि वो वही वाला हाल है कि उनको कॉल करें अगर आप तो नहीं हम तो इतने चार्ज करेंगे यार, इतनी अच्छी अच्छी आवाजें, वो खुद से आपका जो बजट है उसमें आ भी जाएंगे और काम भी करेंगे, सीख भी जाएंगे, आप किसी को खुद कफील भी करेंगे। एब्सोल्युटली। काम को आप काम समझ के करें तो फिर मजा भी ये आता आपका है। रोजगार है, आप जो घर में इतने मजे मजे के खाने एंजॉय करते हैं वही काम ही है। काम कोई छोटा बड़ा भी नहीं होता है। ये नहीं भी हमारा होता। आजकल एक मसला हो गया है ना कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट कहते हैं मेड का कैरेक्टर नहीं करना, मेरा भी यही था पहले ना कि मैं मेड का कैरेक्टर तो भाई नहीं करूंगी। लोग कहते हैं कि आपको सिर्फ लिंक्स की बेस पे काम मिलता है या लाइक्स एंड फॉलोअर्स की बेस लाइक्स पर काम एंड मिलता सोशल है। मीडिया ये तो बहुत ही मुश्किल काम हो गया है भाई, अब क्या करें, कहाँ से फॉलोअर्स बढ़ाएं अपने ऑर्गेनिक हम चल रहे हैं, हमसे नहीं होता भाई, हमसे ना हो पाएगा। मेरे आपके कितने फॉलोअर्स हैं इंस्टा पे? बढ़ जाए ना, बढ़ा दें, जाएं पसंद करें, जरा जवेरिया नैयर को देखें, मेरे 16.7K हैं। अच्छा, अभी बहुत ज्यादा अच्छा, ऑर्गेनिक ये इस बात को शो करता है कि जरूरी नहीं है कि आपके लाखों में फॉलोअर्स होंगे तो आपको काम मिलेगा। आपके अंदर अगर टैलेंट है और आपको काम मिलेगा। और बहुत एक और वो जो आपने कहा ना लिंक, वो इतना सा लिंक होना बड़ा जरूरी है। अच्छा वो भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, जो आपके बैठे हैं सर पे ऊपर, आप उनको इज्जत एहतराम दे दें और उनसे बात कर लें, उनको बताएं भाई मुझ में ये टैलेंट है, आप मुझे मौका दीजिए। वो देते हैं, वो जालिम नहीं बैठे हुए, उनको भी तो लोग चाहिए ना काम वाले। भाई ये सब जो लोगों के जहनों में बैठा हुआ है ना कि ये मीडिया खराब है, यूं है, तो ये एक अलग लोग हैं जो दो कमरों के छोटे से प्रोडक्शन हाउसेस खोल के बैठ गए। शोबिस देखने में बड़ा चकाचौंध, बड़ी लाइमलाइट एंड लोग पसंद कर रहे होते हैं, मोहब्बत मिल रही होती है, कोई ना कोई डार्क साइड भी तो इसकी होगी, कोई ना कोई इसका एक डार्क साइड इस तरह से कि आपमें ज़रा आपकी फैमिली लाइफ भी मुतासर होती है, पर्सनल लाइफ भी आपकी मुतासर होती है। समटाइम्स आपको लगता भी है, कुछ आर्टिस्ट को हमने देखा भी कि जब बुढ़ापे में जाके स्पेशली वो कहते हैं कि हमारा सहारा अब कोई नहीं है, हमारे आसपास कोई नहीं है, सपोर्ट कोई नहीं है, हम अकेले रह गए, हम तन्हा हो गए हैं। सो मैं इस पर्सपेक्टिव करूँ कि क्या डार्क साइड आपको नजर आती है शोबिस की? है तो ये बड़ी लाइमलाइट वाली लाइफ, अच्छा शोहरत आपको मिलती है, आप बड़ा एंजॉय करते हैं। वो कहते हैं ना चढ़ते सूरज की सब पूजा करते हैं, तो वो जो चढ़ रहा है ना जब सूरज और लोग पूजा कर रहे हैं, उस वक्त कोई अच्छे ताल्लुक बना लो, अच्छे रिश्ते बना लो और जिनको लेके चल सको। नहीं कि वो वक्ती तौर पे बना लिया, अपने मतलब से बना लिया, चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए रिश्तों का, ताल्लुकात का। आप अकेले नहीं रहते, एटलीस्ट अकेले नहीं मरते, ये बात संभाल लेते हैं लोग। और जिंदगी में जो गिर रहा हो ना, हमेशा अच्छे वक्त में गिरते हुए को संभालने की आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। एब्सोल्युटली। ठीक है, जब आप किसी को संभालते हो ना, तो फिर अपने गिरने की और मरने की फिक्र ना करो, वो भाई संभाल लेगा, वो इसी यूनिवर्स से आपके लिए कर देगा पहले। एब्सोल्युटली। और ये हमने अपने आसपास होते देखा है। बिल्कुल। बी गुड, बी नाइस, बी जेंटल एंड द सिस्टम विल बी नाइस विद यू। आपके पास आता, आपने किया होता है ना, वो आपके पास आता, अच्छा करेंगे अच्छा आएगा, बुरा करेंगे लेकिन बुरा भाई आएगा। आजकल के दौर में इस चीज को भी बड़ा देखभाल के करना होता है। बाज दफा आप ही दायरे में आ जाते हैं, उस अपने जो है सारी एहतियाती तदाबीर के बंद बांध के फिर कुछ करें। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, 2 साल पहले आपका एक इंटरव्यू था एक और चैनल पर, और उसमें आपने अपनी बेटी की पैदाइश के बाद अपने हस्बैंड से मुतालिक कुछ बात की थी, उस पर बहुत ज़्यादा हमने देखा चैनल्स ने बात भी की। सो मैं उस पर डिटेल में तो नहीं जाता, लेकिन आपकी पर्सनल रिलेशन को आपने किस तरह से स्ट्रेंथन किया, किस तरह से आपने उस बॉन्ड मजबूत किया? इट्स यू हु हैज डन दैट। देखिए, अल्लाह ने औरत को बहुत मजबूत बनाया, ठीक है, तभी सारे दर्द उसके हिस्से में डाल दिए, और बाप को भी मजबूत बनाया है, लेकिन वो मजबूत मामला अलग है, लेकिन औरत ज़्यादा मजबूत है। तो जब अल्लाह ने हमें इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है, तो हमें अपने आप को प्रूव करना चाहिए उन मुश्किलात में कि हम मजबूत हैं। एक बार तो जब आप पे कोई वक्त आता है, अल्हम्दुलिल्लाह वो एक बहुत मुश्किल वक्त था, अल्लाह ने पानी के साथ उसको गुजरवा दिया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बेहतर है। एक वक्त वो था, एक वक्त ये है,
और अल्लाह ताला किसी की भी ज़िंदगी में ऐसा वक्त ना बुरा लेकर वक्त ना आए, आए। मुश्किल तो वक्त ना आए। मैं साबित कदम रही, लोगों ने जो कहना था कहा, अच्छा भी कहा बुरा भी कहा, इधर की तो परवाह ही नहीं करनी चाहिए। मेरी कोशिश होती है कि रिश्ते ना जुड़े रहें, और चाहे वो आपकी ज़बान से हुई कोई बात हो जो कि किसी के घर को तबाह कर दे, मैं उन चीज़ों से भी बचने की कोशिश करती हूँ और बचाती हूँ। इनफैक्ट अपने बच्चों को भी कहती हूँ कि बेटा कोई बात ना करना, हमारे मुंह से बात निकल जाएगी, अगलों के घर में प्रॉब्लम हो जाएगी। अपने हस्बैंड को भी समझा देती, क्योंकि बीमारी के बाद ज़रा अग्रेसिव हो गए थे ना, तो वो ब्लंट हो गए, बहुत कुछ बोल दिया करते थे। मैं कहती थी यार प्लीज़ प्लीज़ बोल दें, छोड़ें ना, जाने दें, क्या मसला है, छोड़ें। तो वो चीज़ें अल्लाह ताला ने खैर गुजरवा दी, और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ, सुकून में हूँ। इलाही आमीन। आपने वैसे मेरे बच्चों की दुआएं, मेरे शौहर की दुआएं, और मेरे घर वालों का नसीब जो मैं यहाँ पर, मेरा अपना तो होगा। मैं तो भाई हूँ, तो पैदा हुई थी तब से मेरा नसीब शुरू हो गया। आपको नहीं पता होता आप किसके नसीब से हासिल कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और बड़ी पॉजिटिव बात है ये। मैं पॉजिटिव अल्हम्दुलिल्लाह हूँ भी, नजर आता और है। होना पड़ता है आपको, वरना जमाना आपको नेगेटिव करने में ना कभी और नहीं क्योंकि छोड़ता। देखिए उस दौरान भी बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे होंगे कि छोड़ देना चाहिए, फलाना फलाना फलाना, आपको बहुत सारे एडवाइसेस। अच्छा, ये इस वजह से मैं बात यहाँ पे कर रही हूँ ना कि बहुत सारी लड़कियां इस वक्त देख रही होंगी, मर्द देख रहे होंगे। अक्सर हम ये देख रहे होते हैं कि इर्द गिर्द के जो ओपिनियंस होते हैं ना, वो आपके रिश्तों को बहुत मुतासिर करते हैं। आपको पता है आपका रिश्ता दूसरे शख्स के साथ कैसा है, आपने उसको कैसे लेके चलना है, और आपसे बेहतर किसी को नहीं पता कि आपने उस रिश्ते को कब खत्म करना है या आपने उस रिश्ते को लेकर चलना है। सो किसी के ओपिनियंस पे अगर आप चलेंगे तो जाहिर सी आप अपने रिश्ते खराब भी करेंगे। लेकिन मेरे यहीं पर एक थोड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन है, आपके पर्सपेक्टिव से नहीं बट ओवरऑल भी। आपने जिस तरह कहा कि मैं रिश्तों को जोड़ कर रखने वालों में से हूँ, जो रिश्ते तकलीफ देते हो आपको बहुत ज्यादा, जो आपकी ग्रोथ में खलल डालते हो, वो आपको परेशान करते हो, जिनकी वजह से आप अजियत में हो, क्या उनसे दूरी इख्तियार करना, क्या ये बेहतर तरीका नहीं होता? या फिर जो आपने बात की कि किसी ना किसी तरह उन रिश्तों को बेहतर करके आप लेकर चलें? ज़रूरी तो नहीं है ना कि हम हर रिश्ते को लड़ झगड़ के और अपना एक बुरा इम्पैक्ट छोड़ के और ख़त्म करें। मोहब्बत से भी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो आप अपने आप को इतना मसरूफ़ कर लें अपनी ज़िंदगी में कि आपके पास वो वक्त ही ना हो जब फजूल, आप अपने आप को इतना बिजी कर लें। मेरी कोशिश होती है, मेरा एक दिन भी कोई ज़ाया होता है ना, तो मैं कहती हूँ यार ये क्यों ज़ाया किया, मैंने क्यों बर्बाद किया इधर, मुझे तो काम करना था। घर बैठ के खर्च ही करती हूँ, ये कर वो कर, इधर उधर। मुझे अर्निंग, अपनी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ानी है, और मल्टीपल मुझे कुछ और काम करना चाहिए, मुझे सीखना चाहिए ज़िंदगी में। और ज़रूरी नहीं कि मैं, मेरा काम अदाकारी और मैं जाके कुछ और काम शुरू कर दूं, मिसाल तौर पर डिज़ाइनिंग शुरू कर दूं, जो मेरा है ही नहीं ना। अपने आप को मसरूफ़ करें, खुद आप बच जाते हैं। पता है टॉक्सिक लोग हर जगह होते हैं, आपके घर में होते हैं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं, इतने सारे आपके प्रोफेशन में होते हैं, उनको पॉजिटिव तो करना। क्या आप नौकरियां छोड़ देते हैं? नौकरियां तो सब कर रहे क्यों होते हैं, छोड़ें? just मजबूर have to कर दो। manage। ये चीज किसी को मजबूर किया आपने वैसे? ये मैं तो खामोशी इख्तियार कर लेती हूँ फिर वहाँ। और इग्नोर करने पे अगर मैं हूँ, मेरे सामने बंदा बैठा हुआ, उसको मुझे नहीं देख, तो मैं अपनी दुनिया में ऐसी मगन रहूंगी, तू है ही नहीं मेरी लाइफ में, मैं ऐसी हूँ। ये एटीट्यूड, ये जो आपकी पर्सनालिटी है, आई मीन आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दैट, बट स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है माशाल्लाह आपकी ना। तो ये आपको क्या लगता है, ये पेरेंट्स की तरबियत से आता है, ये इनबॉर्न होता है, ये माहौल बना देता है, समझ गई मैं, आ गया मेरे मुंह में जवाब, बताती हूँ। भाई देखें, माँ बाप जो होते हैं ना, वो तरबियत कितनी करते हैं, बेटा वहां नहीं जाना, गिर जाओगे, ये नहीं खाना, इससे ये हो जाएगा, तुमने वहां जाके बदतमीजी की, तुम्हें तमीज नहीं। ये सारी चीजें हम सीख के और सुन के बड़े हो जाते हैं, और हम ऐसे होते हैं उस वक्त के क्या है यार, खुल के जीने नहीं देते, समंदर पे लेके तो आ गए, नहाने नहीं दे रहे, क्या मुसीबत है। सिखाता हमें जमाना है। जब हम बाहर निकलते हैं ना, तरबियत असल हमारी आप लोग करते हैं, तरबियत हम आपकी करते हैं, हम सब बस, और अब तक सीख रहे हैं। सही बात है। हालात अम्मा अब्बा तो बड़े प्यारी तरबियत करते हैं, मुझसे बता दें बेटा ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पानी है, इसमें जाओगे तो डूब जाओगे। और यही तो तरबियत है, आपने अच्छा और बुरा बता देना है, क्योंकि ज़रा उसके बाद वो एक्सपीरियंस करेगा फिर। लेकिन पता अच्छा बुरा, सही रास्ता गलत रास्ता, जब आपने सही बताया वो सही रास्ते पर जाएगा, चल निकलेगा। और आप बस इतना जाने कि लोगों के साथ अच्छा करते रहें, और दूसरों के, अगर आप कुछ किसी को देख भी लिया है तो ऐसे बंदा नहीं देखा कुछ, रब आप पर्दा रखेगा। हर इंसान बुराई गलती कुछ करता है जिंदगी में, तो आप ना किसी को छेड़छाड़ करें, ना आपको कोई छेड़छाड़ करेगा। ये तो बिल्कुल है। कुछ लोग बहुत
होते हैं ऐसे आपको पता है अल्लाह उनके मुंह पे खुद ब खुद जिप लगा देते हैं, क्योंकि आपने जब नहीं रिएक्शन नहीं आ रहा आपकी वो तरफ से, आपको थोड़ा सा टीज तो करेंगे, लेकिन उनको कंट्रोल करने वाली जो ताकत बैठी है वो अपने आप को क्या समझता है। और अगर उसने देखिए ना, रस्सी जन्नत छोड़ भी दिया तो वो खुद खींच लेगा। अपने लिए जन्नत तैयार करके कदम बढ़ाया ही था, वहीं रूह कब्ज कर ली। तो ये है अल्लाह की पावर और ताकत। तो हमें अपनी जिंदगी में अपना राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर मैं कहती हूँ अल्लाह ताला को रखना चाहिए, वही सब कुछ करेगा। और मेरा तो वही है भाई। सही बात है। मुझे लगता है हम सबका भरोसा करके अगर हम चले तो बेहतरी की तरफ जाएंगे। मेरी जिंदगी में कोई रिग्रेट ये ना किया होता तो बेहतर होता। नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ कोई रिग्रेट नहीं है, हर चीज को अच्छे से कैरी करके चलना। मैं उनमें से हूँ जो आता जाए बस एंजॉय करो और आगे बढ़ते जाओ। दुनिया बहुत बड़ी है, रिग्रेट तो होना ही नहीं चाहिए ना भाई। वो होते हैं जहनी लोग, फंसे रहते हैं पुराने। अबे भाई जिंदगी में आगे बहुत कुछ आगे बढ़ो, छोड़ो माजी को। हाँ, दफा करो। रिजेक्शन फेस किए कभी? क्या चीज? रिजेक्शन फेस। रिजेक्शन, हाँ। मोटी है, आपको तो काम नहीं मिलेगा। रियली? पतले। उसके बाद सुने 99 kg से मैं 68 पर आई, बड़ी मुश्किलों से। और 40 दिन का मैंने वो किया था, वो 40 प्लान होता है, वो किया था और अच्छा खासा वजन गिराया। उसके बाद मैंने वो कौसर आपा ड्रामा किया, टाइटल पे वो मिल गया एक किसी चैनल से, वो किया। उसके बाद उस ड्रामे में हुआ ये कि महरीन मेरी बेटी बनी हुई थी। अब वो जो है हम दोनों बहन लगने लग गई, बड़ी छोटी बहन है। कह रहे तुम्हें तो माँ बनाया था हमने, तुम बहन लग रही हो, अपने वजन को खुदा के लिए रोको। तो मैं वहाँ रुकी और वो भी सर्दियों के दिन था, दिसंबर में शूट चल रही थी। मैं हलवों की बड़ी शौकीन हूँ। मुझे वो जो होते हैं ना, ये बादाम का हलवा, काजू का हलवा, अखरोट का हलवा, दाल का हलवा, देसी घी और ये चीजें इतना सा खाओ पर नस्ली खाओ। तो मेरा वो वाला हाल है। और कराची में मिलता बहुत अच्छा है। अरे यार मुझे बताते अगर आपको कराची का कोई हलवा शलवा पसंद है, मैं ले आती है आपके लिए नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। तो वो मैंने खूब हलवे वगैरह खाए पिए, खाना वाना दोबारा खाना शुरू कर दिया। वापस जो है वो 79 kg पे आके बैठ गई हूँ, लेकिन शुक्र है उतनी नहीं गई।